अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, शहर फैसलाबाद की बात की जाए तो तजावजात से अटा पड़ा है। तजावजात इस कदर ज्यादा है कि शहरी ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ कुछ दुकानदार, ताजर और जो खरीदार हैं वो भी इससे परेशान है। अब इन तजावजात की वजह से जो मसाइल पेश आ रहे हैं और कहां कहां पे पेश आ रहे हैं वो आपको बताते हैं। अब पहले ये बताता हूं कि तजावजात हैं कहां कहां। सबसे ज्यादा शहर के अंदर तजावजात जो तस्वर की जाती है जिन बाजारों के अंदर, वो घंटाघर के 8 बाजार हैं और तजावजात की भरमार है। गुज़श्ता दिनों की अगर बात की जाए, कोरोना की वजह से जब लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन के अंदर कुछ SOPs इस तरह से तैयार किए गए कि जब भी बाजार खोला जाता था, बाजार खोलने के साथ साथ तजावजात को खत्म कर दिया गया था। जिला इंतजामिया की जानिब से बड़े ही अहसन इकदाम उन दिनों के अंदर किए गए और हम ये उम्मीद कर रहे थे कि ये इकदाम जो हैं वो शायद अब जारी और सारी रहेंगे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन को खत्म किया गया, तजावजात जो हैं वो काफी हद तक दोबारा 8 बाजारों के अंदर नजर आना शुरू होगी। 8 बाजार ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ जलवी मार्केट हो, डी ग्राउंड हो, रजाबाद का इलाका हो, जना कॉलोनी हो, गुलाम अहमदाबाद का फुवारा चौक हो या फिर इसके अलावा दीगर बाजार हो, उनके अंदर भी तजावजात काफी ज्यादा नजर आती हैं। गुज़श्ता दिनों में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकामात जारी किए गए, नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके जरिए बताया गया है कि तजावजात जो हैं वो खत्म की जाएं शहर के अंदर, जिसके बाद इंतजामिया काफी हद तक मुतहरक नजर आती है। ये तो बाजार थे। बाजारों से हटके अगर मेन शाहराहों की बात की जाए तो वहां पे भी जितनी दुकानें मौजूद होती हैं तकरीबन 8 से 10 फुट तक तजावजात जो हैं वो वहां पे देखी जाती हैं। अगर लंबाई के लिहाज से या रकबे के लिहाज से तजावजात की बात की जाए तो जनाब राजबा रोड पे सबसे ज्यादा तजावजात देखने को मिलती हैं। तकरीबन 30 से 40 फीट तक दुकान से लेके रोड को आधा रोड जो है तकरीबन ब्लॉक किया जाता है और वहां पे एक सर्विस लाइन तैयार की गई थी राजबा रोड से हटके। उस सर्विस लाइन का नामो निशान ही देखने को नहीं मिलता। अब वो नामो निशान देखने को क्यों नहीं मिलता? वहां पे ड्राई फ्रूट्स की जितनी भी दुकानें हैं उन तमाम दुकानदारों ने दुकानों को गोदाम बनाया है और अपनी दुकान तजावजात के जमरे में सजा रखी हैं। वहां पे कई दफा इंतजामिया ने भी कोशिश की है कि कारपोरेशन ने भी कोशिश की है वहां पे कार्रवाई करने की, लेकिन अल्लाह जाने उनके पास कौन सी जादू की छड़ी है जिसे घुमाते हैं उसके बाद कारपोरेशन का अमला जो है उसको तजावजात दिखना बंद हो जाती हैं। अब वो तजावजात दिखना क्यों बंद होती है, कौन सा तिलिस्म उनके पास है, उस तिलिस्म के हवाले से आज हमने गुफ्तगू करने के लिए दावत दे रखी है रमजान मिर्जा को हमारे साथ। तो मिर्जा साहब, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो ये बताइएगा, मुख्तलिफ जगहों का पूछूंगा, राजबा रोड आज तक मैंने वहां पे सफाई होते हुए नहीं देखी तजावजात की। घंटाघर के 8 बाजारों में भी किसी हद तक होती है लेकिन अभी भी वहां पे सूरत हाल वैसी है, दीगर बाजारों की भी है। इंतजामिया ये नहीं मैं कहूंगा कि मुतहरक नहीं है, मुतहरक भी होती है, लेकिन जैसे ही जाती है वो तजावजात कुछ इस तरह से सजा रखी होती है, आते हैं उठा के दुकान के अंदर, जाते हैं तो उठा के दुकान से बाहर। ये क्या माजरा है? आखिरकार इसकी क्या स्ट्रेटजी इख्तियार की जाए इंतजामिया की जानिब से जिससे कोई ऐसी हिकमत अमली तैयार हो जाए कि शहर सब्जो शादाब तो है लेकिन इसके साथ साथ तजावजात से पाक भी हो जाए। हन्नान, बहुत शुक्रिया। हन्नान, मामला ये है कि आपने 2 सवाल उठाए कि कौन सी जादू की छड़ी है जिससे वो तजावजात या तो नज़र नहीं आती या उनके खिलाफ उस तरह ग्रैंड ऑपरेशन नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है कि फैसलाबाद में प्रेशर ग्रुप्स बहुत हैं और इंतज़ामिया जहाँ पर एक तरफ कार्रवाई कर रही होती है और इंतज़ामिया समेत दीगर इदारे, वहीं पर अराकीन असम्बली के वोटर्स जो होते हैं वो वहीं पे बैठे होते हैं जिनकी जानिब से एक फ़ोन घुमाया जाता है, सर जी देखो है हूँ साढ़े खिलाफ ही ऑपरेशन करना है। तो फिर फौरी अराकीन असम्बली के जो करता धरता हैं या वो खुद इस मामले के ऊपर जो है वो मुतलका इदारे को फ़ोन करते हैं कि सर जी सिर्फ साढ़े इदारे साढ़े महल्ले के खिलाफ ऑपरेशन करना है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि फौरी वहाँ पर कागजी कार्रवाई करने के बाद टीमें रवाना हो जाती हैं और वो तजावजात उसी तरह रह जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं माजूद चाहूंगा, आपकी बात काट रहा हूँ। जब आपने MP MNS की बात की ना तो गुज़श्ता दिन के अंदर एक और कार्रवाई हुई जिसके बारे में मुझे याद आ गया फेस्को के हवाले से। जैसे आपको भी इस चीज का इल्म होगा कि 3 MNA जनाब हमारे वहां पे गए और एक करप्ट SDO को बहाल करवाने की कोशिश की गई। जब उनको बहाल नहीं किया गया तो उन MNAs ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और दिखाया उनको कि हम हुकूमत के अंदर हैं। उन्होंने दिखाया कि हम किस तरह तब्दीली ला सकते हैं और बड़ी जबरदस्त तब्दीली है जनाब।
वो सीओ साहब को ही हटा दिया ओहदे से। तो ये तो अजीब बात है, यानी जो ब्यूरोक्रेट इनकी बात नहीं मानेगा उसको सीट से हटा दिया जाएगा। एक शख्स जो कि इतना मेरिट पे काम करके, पेपर्स दे के, और पढ़ा लिखा शख्स जो कि आके सीट पे बैठता है, उसे एक एमएनए अपनी वोट की ताकत से, मिली हुई ताकत जो होती है, उससे हटा देता है, कोई पूछने वाला नहीं होता। ये क्या चक्कर क्या है आखिर मिर्जा साहब? जी हन्नान, मामला ये है कि जब नून लीग की हुकूमत थी, और हम हमेशा तनकीद करते हैं उन तमाम चीज़ों के ऊपर जो ठीक नहीं हो रही होती, जो अप टू मेरिट नहीं होती। उस वक्त कई बार मौजूदा गवर्नमेंट चूंकि ऑपोजिशन में थी, तो अलाप किया जाता था कि भाईजान, हम इदारों को पॉलिटिसाइज नहीं करेंगे, हम इदारों को सियासी इदारे नहीं बनाएंगे। लेकिन इस बार कुछ मुनफरिद नजर आया ये कि जिस हद तक उन्होंने इदारों को सियासी इदारे बना दिया था, सरकारी इदारों को, इन्होंने उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इंटेंसिटी ज्यादा है। बल्कि ये समझ लें कि अब कोई भी काम जो है वो अरकान असम्बली की मर्जी के बगैर नहीं होता। यहां तक कि डिविजनल इंतजामिया जो है और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जो है वो भी तमाम मामला के ऊपर जो है वो मशवरा लेती है, और उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा था। तो नजर ये आता है इमरान खान मिर्जा साहब जहां पे एक तरफ डंडोरा पीटते हैं कि मेरिट पे काम होगा, करप्शन नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, इनको नहीं पता कि इनके 3 एमएनएस जाके एक सीओ को, एक करप्ट एसडीओ को बहाल करवाने की अगर बात नहीं मानते तो उसको चेंज करवा दिया जाता है। कहां पे जाता है मेरिट, कहां पे जाती है करप्शन? ये तो खुला इत्तेजाद होगा, और बहुत सारे लोग जो हैं इससे सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद करते नजर आते हैं। असल में इमरान खान साहब खुद जाती तौर पर शायद इसके ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं, लेकिन उनका बड़ा खूबसूरत मुझे वो फिक्रा याद है कि जब कैप्टन ऑफ द टीम जो होगा वो बड़ा नेक और बड़ा अच्छा होगा तो पूरी टीम बेहतर परफॉर्म करेगी। लेकिन इस बार कैप्टन बहुत अच्छा है, लेकिन टीम जो है वो नखटुओं की टीम है, और नजर ये आ रहा है कि शायद वो तमाम लोग जो दीगर जमातों से धुतकारे हुए थे, उनको वहां पे जगह नहीं मिल रही थी, उन्होंने यहां पे आके जगह बनाई और उन्होंने वोट लिए, क्योंकि अवाम भी चेहरे बदल कर देखना चाह रही थी कि चंद लोग बदलें। वो तमाम लोग जो कि पिछली कई दहाइयों से हम देखते आ रहे हैं, वो तमाम सेटअप जो है वो पिछली कई दहाइयों से देखते आ रहे हैं, हम अब इसको चेंज करना चाह रहे हैं। लेकिन नतीजा ये निकला कि तब्दीली ऐसी आई कि लोग उस तब्दीली में ही बह गए, और सुनामी ऐसा आया कि लोग तबाह हो गए। तो नजर ये आ रहा है कि जहां पर जो मामला फेस्को में पेश आया, इसी तरह के मामला जो है वो फैसलाबाद के साथ तजावजात के मामले के ऊपर भी होंगे। अच्छा, यहां पे मैं ये बात जरूर पिन पॉइंट करना चाहता हूं, फेस्को वाला काम इनके लिए मैसेज होगा, जनाब देख लो, फोन आया तो पहली बेल पे उठाना है, और बेल उठाते ही जैसे ही मैं जो काम कहूंगा वो करना है, अगर ना किया तो सीट को खतरा है। असल में ये पहला वाकया नहीं है। फैसलाबाद के 2 असिस्टेंट कमिश्नर, जिनमें असिस्टेंट कमिश्नर सिटी और असिस्टेंट कमिश्नर जड़ामाला है, इसी मामले के ऊपर उसी एमएनए के कहने के ऊपर पहले ही जो है उनको इस शहर से निकाला गया था। और मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर ने मुझे बताया कि भाई ये मामलात हैं और मुझे लग रहा है कि ये हो जाना है, और 2 दिन के बाद जो था वो उनकी ट्रांसफर का नोटिफिकेशन आ चुका था। तो मामला ये है कि अब लेकिन एक दिलचस्प बात ये है कि फैसलाबाद के अरकान असम्बली जो है वो इंतजामिया से खौफ खाते हैं, और इंतजामिया अरकान असम्बली से खौफ खाती है। ये अजीब सी यहाँ पे वो तनव्वो बना हुआ है कि इससे पहले ये होता था कि जितने भी यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर्स आ रहे थे उनको वो अपनी ठाट बाट में थे, अरकान असम्बली अपनी ठाट बाट में थे, और जिसका जोर चलता था वो नजर आ जाता था कि डिप्टी कमिश्नर चले गए। लेकिन अब 2 साल के बाद डोमिनेंस ज्यादा जो नजर आ रही है वो यहाँ पे अरकान असम्बली की ज्यादा नजर आ रही है। असल अरकान असम्बली को पता चलना शुरू हो गया है कि मेरे इख्तियारात क्या हैं। इख्तियारात तो नहीं, उन्हें यह पता है कि मेरी पावर क्या है, क्योंकि इख्तियारात इनके ये नहीं है जो वे कर रहे हैं, इनके इख्तियारात तो कुछ और हैं। लेजिस्लेशन है इनका काम, कानून साजी, लेकिन अल्लाह की रहमत से लेजिस्लेशन की स्पेलिंग इनसे पूछ लें, बहुत सारों को नहीं आएंगे। तो मामला यह है कि अब जब तजावजात के मामले के ऊपर शुरू होगा तो अरकान असम्बली को बहुत प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ेगा, और इंतजामिया को तो दोगुना प्रेशर। एक तरफ अवाम होंगे, दूसरी तरफ अरकान असम्बली होंगे, और तीसरी तरफ अदालत उज़्मा होगी। किसकी तरफ जो है वो किस करवट ऊंट बैठेगा ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक बात बता देता हूं कि जब मौजूदा हुकूमत के चंद महीने गुजरे थे तो आपको याद होगा कि हुकूमत के पास और तो करने के लिए कुछ नहीं था। इन्होंने तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। कराची में बड़े बड़े प्लाजे गिराए गए, इस्लामाबाद में बड़े बड़े प्लाजे गिराए गए, फैसलाबाद में भी कई एक जगह पर
वो तमाम अराजी जो पहले ही खाली थी उसके ऊपर जो था वो बताया गया कि ये भी हमने खाली करवा ली है। उस वक्त फौरी बाद ज़िमनी इलेक्शन हुए और फैसलाबाद से कोई भी पीटीआई जो टिकट होल्डर था वो ज़िमनी इलेक्शन में नहीं जीत सका था, आपको भी याद होगा। अच्छा, उसके बाद बंद कमरे में जब इजलास हुआ तो उस वक्त के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की खूब क्लास ली अरकान असम्बली ने, और लाहौर से भी बहुत खासा प्रेशर आया कि भाई आपने किस तरह के इंतजामात किए थे, आपने क्या डिलीवर किया फैसलाबाद में कि एक बंदा भी फैसलाबाद से नहीं जीत सका, पूरी डिवीजन से एक भी एमपीए या एमएनए ज़िमनी इलेक्शन में नहीं जीत सका था। 2 सीटें फैसलाबाद की थीं, एक जहां पर वो टिकट होल्डर जो थे या आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने सुसाइड कर लिया था, वो एमपीए की भी सीट पे खड़े थे और एमएनए की सीट पे भी खड़े थे, वो दोनों सीटें इन्होंने लूज की। जंग के अंदर भी यहाँ पे अली गोहर थे, अली गोहर बलोच, उन्होंने वहां से अभी मौजूदा एमएनए भी हैं। हाँ, अच्छा, अब ये सूरत हाल है कि जब ये हुकूमत जो है वो 2 साल से जायद का वक्त पूरा कर चुकी है और फैसलाबाद के लिए खसूसी तौर पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि भाई आप ग्रीन बेल्ट्स खाली करवाएं, आप फुटपाथ खाली करवाएं, आप जो बाजारों के बाहर की जगह है, जो आप सेटबैक जिसे कहते हैं वो छोड़ा हुआ है, वो खाली करवाएं। तो अब मसला पैदा होगा तमाम सरकारी इदारों के लिए, तमाम जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए, ताजरों के लिए। ये एक कड़ा चैलेंज है। अच्छा हनान, तजावजात भी 2 तरह की हैं। तजावजात ये हैं कि जिनका आप जिक्र कर रहे थे कि सुबह सवेरे रेडी जो है, जितनी दुकान बाहर है उससे 2 से 3 गुना दुकान अंदर है, उससे 2-3 गुना दुकान बाहर होती है। तमाम तर मटेरियल जो है वो बाहर पड़ा है। आप किसी भी जनरल स्टोर पे चले जाएं, जो पैम्पर शॉप्स हैं और इसी तरह का मटेरियल जो सेल आउट करते हैं वो, और आप जिस तरह जिक्र कर रहे थे खुश्क मेवाजात की दुकानें, क्योंकि वो सही बाहर हैं। अच्छा, उनके वो हैं आर्जी तजावजात। अब सर्कुलर रोड के ऊपर जो गंदा नाला गुजरता है घंटाघर की तरफ, वकीला वाली गली जिसे कहा जाता है, उसके माबैन जो इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है पूरी की पूरी, वो गंदे नाले के ऊपर बनी हुई है। और दिलचस्प बात यह है यानी वो दुकानें रजिस्ट्री वाली नहीं, वो रजिस्ट्री वाली दुकानें नहीं, ना ही इनको लीज पे किया गया, ना ही उसको लीज पे किया गया। और ये इतनी दुकानें हैं वहां पे, ये सारी की सारी गैर कानूनी दुकानें, जो पेलिंग की शॉप्स हैं वहां पे और ट्रेवल एजेंसीज हैं। वो मैं बताता हूं, एक तरफ बैंक्स हैं, जिस तरफ एचबीएल है ना, उसके सामने, बिल्कुल उसके सामने जहां पे पार्किंग भी लगी होती है, जहां पे पार्किंग भी लगी होती है, वो सारी की सारी जो है वो गैर कानूनी है। और जब फैसलाबाद से ही ताल्लुक रखने वाली आबद शेर अली ने एक बार असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर अनम मलिक वहां पर ऑपरेशन करने के लिए पहुंची, तो उनके पास कुछ कच्चे कागजात ऐसे थे जो उन्होंने जो समझ लें कि कलेक्टर के साथ, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ और इसके साथ साथ पटवारियों के साथ मिलकर कोई डेवलप कर लिए थे, और वो चक्कर लगा के डॉक्टर अनम वापस आ गई और उसके बाद फिर कभी उस तरफ किसी ने रुख नहीं किया। और नसीम सादिक के दौर में गिराई जाने लगी तो उस वक्त के जो लीगी रहनुमा थे वो आड़े आ गए। आबद शेर अली का गालबना उसके बाद नूरुल अमीन मैंगल ने जब अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी के बाहर सारी तजावजात हटाई, आपको याद होगा कि उसके बाहर दुकानें हुआ करती थीं, जिला काउंसिल के सामने। जिस वक्त हम जिला काउंसिल के बाहर खड़े होते हैं तो हमें अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी नजर आती है, अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी के बाहर हर तरफ दुकानें ही दुकानें थीं, वो गिराई गई। लेकिन अब मामला यह है कि अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब पहले थी हुकूमत इसके पीछे खड़ी इस ऑपरेशन की, अब पीछे खड़ी है अदालत उज़्मा, सुप्रीम कोर्ट खड़ी है। देखना पड़ेगा कि इसके ऊपर अमल दरामद कैसे होगा। लेकिन स्टिल रमजान, यहां पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, दर्जनों जगह, दर्जनों बाजार ऐसे हैं हमारे फैसलाबाद में जिनको रोजाना की बुनियाद पे पिन पॉइंट किया जाता है, वहां पे ऑपरेशन नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बावजूद अगर ऑपरेशन नहीं हो रहा तो ये कितनी तगड़ी माफिया होगी कि ना तो इंतजामिया को मान रही है, ना सुप्रीम कोर्ट को मान रही है, अहकामात भी जारी हो गए, सब कुछ हो गया, इसके बावजूद वो टस से मस नहीं हो रहे अपनी जगह। हनान, आपने बड़ा एक माकूला सुना होगा कि पानी हमेशा निचली तरफ बहता है, और इसके साथ एक और लफ्ज ऐड करें, ब्लड प्रेशर जो है वो हमेशा कमजोर बंदा देख के हाई होता है। कभी नहीं हुआ होगा कि सामने तगड़ा देख के लो हो जाता है, आपके सामने सीपीओ फैसलाबाद हो और आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया हो, और आपने किसी आला ऑफिसर के मुंह पे थप्पड़ मार दिया हो, भाई आपका ब्लड प्रेशर हाई था। कभी नहीं होता, कमजोर बंदा देख के फौरी आपका ब्लड प्रेशर भी हाई होता है। इसी तरह इंतजामिया भी इसी जुमरे में आती है कि इसके अंदर एक ऐसी खुदादार सलाहियत होती है कि ये सिर्फ कमजोर बंदे की तरफ बहती है। इनका गुस्सा, इनकी वो जो तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन है, ये हमेशा कमजोर बंदे की तरफ होता है। मैंने ये देखा है कि फैसलाबाद में बहुत सारे सरकारी इदारे
और उनके दफातर ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर बने हुए हैं। लेकिन इंतजामिया क्या कर रही है? इंतजामिया कर ये रही है कि जहां जहां पर प्रोटेक्ट टाइल लगी हुई है, जहां जहां कहीं कहीं पार्किंग मौजूद है, उसको गिराया जा रहा है, उसको हटाया जा रहा है। फैसलाबाद में एक कड़ा चैलेंज होगा पीएचए के लिए कि फैसलाबाद की कितनी पार्क्स हैं जिनके कोनों के ऊपर मुख्तलिफ ऐसी जगह चीजें बन गई हैं जिनको हटाना जो है वो मैं नहीं समझता कि डिप्टी कमिश्नर के बस में होगा या कमिश्नर के बस में होगा। पीएचए तो बहुत दूर पड़ती है। आपके लिए चैलेंज है कि फैसलाबाद की जो डी ग्राउंड पार्क है उसमें जो रेडियो का दफ्तर है उसको किस तरह हटाया जाएगा। उसके बाहर आपने सस्ता बाजार के लिए 2 दुकानें बनाई हुई हैं, उनको कब हटाया जाएगा। उसके साथ ही ट्रैफिक सेक्टर है वो कब हटाया जाएगा। इसके साथ साथ फैसलाबाद का जो कश्मीर पुल अंडरपास है उसके साथ ही कुएं जो हैं वो ग्रीन बेल्ट के ऊपर बनाए जा रहे हैं, जिसका पानी जो है वो ड्रेनेज के लिए लगा, उसके लिए क्या किया जाएगा। वहीं पर ट्रैफिक सेक्टर का दफ्तर है। कई एक क्या है तंजीमें हैं जिनको तंजीमें हैं फैसलाबाद से, कई एक तंजीमें हैं फैसलाबाद की जिन्होंने पार्क्स के ऊपर कब्जे किए हुए हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, उन पे फौरी एक्शन होना लाजमो मलजूम हो चुका है इस वक्त, और अगर ऐसा नहीं करते तो इनको मजीद हौसला मिलेगा दोबारा से इस तरह के काम करने के लिए। तो नाज़रीन, बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू जो है वो रमजान मिर्जा के साथ जारी है। मिर्जा साहब, आज आपसे बहुत सारे इस तरह के और भी सवालात किए जाएंगे। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद है। मजीद सवालात मिर्जा साहब आपसे करते हैं। मिर्जा साहब, एक उम्र यार की जंबील होती है ऐसे लोगों के पास जिनके पास सिफारिश नहीं होती। उस जंबील में से एक ऐसा कागज निकालते हैं वो जिसके ऊपर बाबा कायदे आजम की तस्वीर बनी होती है, और वो कागज जब थमा दिया जाता है कारपोरेशन के अमले को, वो करना भी चाहता है तजावजात खत्म, हाथ भी बढ़ते हैं लेकिन पीछे आ जाते हैं फौरी, यानी वो चाह के भी नहीं खत्म कर पाते। बहुत सारे ऐसे ताजर हैं जिनके पास वो उम्र यार की जंबील मौजूद है और उसके अंदर मौजूद कागज की ताकत उनके पास मौजूद है, एमपीएमएनए की ताकत नहीं है, और मेरा ख्याल ये ताकत उनकी ताकत से भी ज्यादा ताकतवर है। आप क्या कहेंगे इस सवाल से? असल में हन्नान, आप अभी दफ्तर के बाहर निकल के देख लें, आपको राइट और लेफ्ट फ्रूट शॉप्स नजर आएंगी। शॉप्स के हैं, ठेले हैं वो। और ये सूरत हाल शेखपुरा रोड की नहीं है, यही सूरत हाल नड़वाला रोड की है, यही सूरत हाल सरगोदा रोड की है, यही सूरत हाल जड़ामाला रोड की खसूसी तौर पर जलवी मार्केट के पास है। यही सूरत हाल जो है वो मछली फार्म से पीछे ही इलाहियाबाद रोड जहां पे निकलता है उसके दोनों तरफ फ्रूट शॉप्स हैं और उनको कोई नहीं हटा सकता। इसी तरह मॉडल बाजार के बाहर जो है वो बड़ी दुकानें और बड़ी लंबी दुकानें जो हैं वो बनी हुई हैं, उनको भी कोई नहीं हटा सका। ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जो हम मेन रोड्स के ऊपर गुजरते हुए देख लेते हैं। इसी तरह बहुत सारी जगहों पर ठेले और रेडियां लगी हुई हैं। अब वहां पर जिस तरफ आपने जिक्र किया, होता यह है कि जो भी इदारा वहां का जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार हो सकता है? कारपोरेशन, मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन, एफडीए, पीएचए, पंजाब हाउसिंग, ये 4 बड़े इदारे हैं जो मुमकिना तौर पर उस इलाके के जिम्मेदार हो सकते हैं। इनका फील्ड वर्कर, जिसे हम रोड इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर कह देते हैं, ठीक है, जब वहां पर पहुंचता है तो उसकी कोशिश होती है कि भाई इसको हटा दिया जाए, इस तजावजात को हटा दिया जाए। अब वो जिस तरफ आपने जिक्र किया कि वो कागज के नोट जो हैं जब निकाले जाते हैं बाहर, उन्हें थमाए जाते हैं, उसे ये नजर आता है कि भाई 30-40 हज़ार रुपये मेरी तनख्वाह है और 30-40 हज़ार में तो गुजारा नहीं हो रहा, तो 30-40 हज़ार यहां से पकड़ लेता हूं। और अगर 30-40 हज़ार मैं बताता हूं, मेरा ख्याल आपने अमाउंट कुछ कम बताया। मैं बताता हूं, ये ठेले वाले का रेट बता रहा हूं कि वो जहां पर मामला जो है वो मंथली तय होते हैं वो उन्हें दे दिए जाते हैं, और उसके बाद वो जो छोटी रेडी और ठेले जो हैं वो नजर आ रहे होते हैं सड़कों के ऊपर बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ। अच्छा, जो बड़े ताजर हैं उनकी जानिब से ये किया जाता है कि वो इंस्पेक्टर्स के साथ नहीं मामला तय करते, वो उनके बड़े ऑफिसर्स के साथ मामला तय करते, परमानेंट बेसिस पे। और उस तरफ फिर इंस्पेक्टर भी नहीं जाता, इंस्पेक्टर ने सिर्फ वहां से चीज लेने जाना है, वो भी मुफ्त की, और उसने कुछ नहीं करने जाना। और ये सूरत हाल जो है जगह जगह मौजूद है। जूं जूं उस ताजर का और उस जगह की मलकियत का लेवल जो है वो बढ़ता है, आपका ऑफिसर का लेवल भी ऊपर आना शुरू हो जाता है। और यही नतीजा निकलता है कि जब फैसलाबाद में ऑपरेशन की फिजा जो है वो साजगार बनाई जाने की कोशिश की जाती है तो रास्ते में रोड़े अटकाए जाते हैं और यह किया जाता है कि
फिर अचानक पता चलता है कि भाई अदालत का स्टे ऑर्डर आ गया इसके ऊपर तो अब कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, वैसे गुज़िश्ता दिनों में एक पेट्रोल पंप भी इन्होंने फ्लैटों के सामने पीएसओ का था जिसे आपको दिलचस्प बात बताऊं, वही पेट्रोल पंप जो है वो जो है गले में हड्डी की तरह अटक गया है। किन के? इंतजामिया के, और वो तमाम लोग जिन्होंने तजावजात की हुई थी और तजावजात के नाम पर कब्जा किया हुआ था जगह के ऊपर। मामला ये हुआ, ये मामला जो था वो ऑलरेडी कोर्ट के अंदर चल रहा था। अचानक वहां पर अचानक ये बात हो गई कि सर ये ऑनरेबल कोर्ट के सामने कि ग्रीन बेल्ट के ऊपर ये पेट्रोल पंप, तो अचानक रिपोर्टेडली कि जैसा कि ग्रीन बेल्ट के ऊपर, जी ग्रीन बेल्ट के ऊपर, उन्होंने कहा कि भाई आपके पास 48 घंटे हैं, इसके ऊपर ग्रीन बेल्ट बहाल करके रिपोर्ट करें। ये आज वाकया हो गया। अगले दिन इंतजामिया वहां पे सुबह सवेरे भी बेचारी पहुंच गई। इससे पहले ही वहां पर आ गए, वहां पे साथ पंप मालिकान की जानिब से मटेरियल हटाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि हम हटा लेते हैं, लेकिन चूंकि इनके पास सिर्फ 48 घंटे थे, इन्होंने फौरी तौर पर पंप की तमाम बिल्डिंग जो भी डिमोलिश की, वहां पर इंस्टॉलेशन को डिमोलिश किया और फिर कोई 5-6 फुट की ग्रीन बेल्ट वक्ती तौर पर बनाकर उसके ऊपर पौधे लगा के फौरी तौर पर तस्वीरें बना के कोर्ट को रिपोर्ट किया कि भाई ये देखें हमने ग्रीन बेल्ट जो है वो बहाल कर दी है। अब यही वही मामला जो है, उन्होंने कहा कि कमिश्नर फैसलाबाद वहां पर गए, उन्होंने कहा कि भाई कमिश्नर फैसलाबाद और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद जो है वो क्या कर रहे हैं इस मामले के ऊपर, क्यों जो ग्रीन बेल्ट्स हैं वो लीज पे दे दी गई, किसकी इजाजत से ले ली गई। उन्होंने ये भी कहा कि भैया अराकीन असेंबली जो है वो किसी और काम के लिए होते हैं, शहर को डीसी और कमिश्नर ने चलाना होता है। आप इस मामले को संजीदगी से देखें। जिसके बाद कमिश्नर फैसलाबाद फौरी हरकत में आए और यकीनन मौजूदा कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर का इस मामले में कोई भी ताल्लुक नहीं। मतलब ग्रीन बेल्ट जो थे कई सालों से और साल से ये मामला जो चल रहा था, और इवन के हमने भी इस मामले को उठाया कि ये ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर ये चीजें बनी हुई हैं, जिसके बाद हमें भी जो था वो मसाइल का सामना करना पड़ा। इस सेंस में उन्होंने कहा कि भाई कोर्ट का ऑर्डर है हमारे पास, ये आप गलत खबर चला रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिटी 41 ने एक बार फिर आवाज बुलंद की और उस मामले को उठाया और उसके ऊपर एक्शन हुआ, और आज जो है वहां पर ग्रीन बेल्ट बन चुकी है, बहाल हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। इसी तरह के बहुत सारे पंप्स जो हैं वो फैसलाबाद में भी मौजूद हैं। अभी भी बहुत सारी जगह जो हैं वो मौजूद हैं जिनके ऊपर मुतलका इदारे जो हैं वो खामोशी और लबसी के बैठे हुए हैं, और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से उन तमाम जगहों की जहां पर भी इस तरह की तजावजात मौजूद हैं उनकी रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली गई है। अब रिपोर्ट किस तरह की आती है उसके हवाले से मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। फैसलाबाद के दर्जनों पार्क्स ऐसे होंगे जहां पर तजावजात निकलेंगी। फैसलाबाद के दर्जनों ग्रीन बेल्ट्स हमें नजर आते हैं जिनके ऊपर ना सिर्फ निजी तजावजात मौजूद हैं बल्कि सरकारी तजावजात भी उसके ऊपर मौजूद हैं। और दिलचस्प बात यह है कि बहुत सारे ने तो उसको ग्रीन बेल्ट को जो है वो पार्किंग यार्ड में तब्दील किया हुआ है और पीएचए उसके ऊपर खामोश दिखाई देता है। इससे पहले क्या होता रहा है कि पीएचए के मातहत ऑफिसर्स की मिली भगत के साथ मुख्तलिफ जगहों पर जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उनके सामने जो है वो पार्किंग बनाई गई है और उसको नाम दिया गया है पार्किंग कम ग्रीन बेल्ट, कि यहां पे पार्किंग भी है और ग्रीन बेल्ट भी है। हालांकि फैसिलिटेट उसको करना है उस प्लाजा मालिक को, उस शॉपिंग मॉल के मालिक को, उस होटल मालिक को। अच्छा मिर्जा साहब, यहां पे मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा, पार्किंग कंपनी जो है वो भी काम कर रही है फैसलाबाद? फिल वक्त फैसलाबाद में पार्किंग कंपनी जो है वो काम कर रही है और इनके माली मामलात के ऊपर जो था वो कमिश्नर फैसलाबाद ने रिपोर्ट भी किया था, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया था इसको डिमोलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया जाए, इसकी डेवोल्यूशन कर दी जाए, इसको सब विंग बना दिया जाए कॉरपोरेशन का, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का। लेकिन उसके बाद जो कायम मकाम एमडी हैं उन्होंने इस मामले को संजीदगी से देखते हुए इसके ऊपर जवाब दिया हुआ है। अब मामला जो है ये हुकूमत पंजाब की कोर्ट में है कि उसका किस तरह फैसला करते हैं। लेकिन फिल वक्त जो है पार्किंग कंपनी जो है वो काम कर रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये एक ऐसा इदारा है जिसका ना दफ्तर कहीं पर मौजूद है, ना पार्किंग यार्ड कहीं पर मौजूद है, सिर्फ सरकारी जगह के ऊपर इनका हिसाब किताब क्या है मिर्जा साहब? पूरे शहर से पैसे इकट्ठे करते हैं ये, लाखों नहीं अब तो करोड़ों रुपए बन जाते हैं जब कलेक्टिवली अगर इनसाइड सिटी देखा जाए। अकेले कचहरी बाजार से रोजाना की बुनियाद पे लाखों रुपए इकट्ठे कर रहे थे, 10-10 हजार मोटरसाइकिल लगती थी, 20-20 रुपए एक मोटरसाइकिल से कलेक्ट किए जाते थे। ये तो एक बाजार की बात कर रहा हूं जनाब। अगर कोहिनूर का इलाका देख लिया जाए, फैसलाबाद में ऑलमोस्ट 45 साइट्स थी इनकी, 45 से ज्यादा साइट्स थी इनकी, और ये वो जो रिपोर्टेड थी, ये रिपोर्टेड थी, जो अनरिपोर्टेड है हर मॉल के बाहर ये मौजूद। उसके अलावा इन्होंने फैसला ये किया था कि मजीद
20 साइट्स को जो है वो शामिल किया जाएगा। तो 65 के लगभग जो है इन्होंने इसके ऊपर वर्किंग की हुई थी, लेकिन उसी दौरान जो है ये कमिश्नर फैसलाबाद, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद, हुकूमत पंजाब मुतहरक हुई। तो अब ये मामला जो है वो लटका हुआ है। लेकिन और इसके साथ साथ एक और दिलचस्प बात बताता हूं, ये सोच रहे थे कि पार्किंग की फीस जो है वो मोटरसाइकिल की 10 रुपए रखी जाए, लेकिन जो गाड़ी की, कार की पार्किंग है वो 30 रुपए से बढ़ाकर 40 या 50 रुपए तक ले जाई जाए, ऐसे रशी एरियाज जहां पर ये इस तरह होता है। लेकिन इसके बावजूद पार्किंग वहां पे मैनेज नहीं हो रही फैसलाबाद में, और जब तक पार्किंग प्लाजा के मामला जो है वो हल नहीं होते इसी तरह रहेंगे। तो इन्होंने भी तजावजात ही की हुई हैं। हम सर्कुलर रोड देख लें, हम कोई बैंक की साइट देख लें, हम कोई हॉस्पिटल देख लें, तो ये तमाम तर जगह जो हैं ये भी कब्जे में हैं। तो ये भी देखना होगा कि क्या जिला इंतजामिया कोर्ट की हदायत के ऊपर इनकी पार्किंग साइट्स भी खत्म करते हैं या नहीं करते। ये भी एक कड़ा चैलेंज होगा। और इनकी साइट्स खत्म हो जाती हैं, सर्कुलर रोड के ऊपर फॉर एग्जांपल साइट खत्म हो जाती है, तो इसके साथ साथ जो जिला काउंसिल के बाहर है वो साइट खत्म हो जाएगी। कोहिनूर और कोहिनूर की बहुत वो भी ग्रीन बेल्ट्स हैं, और इसी तरह की जितनी भी जगह हैं यकीनन वो ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर ही पार्किंग हो रही है। लेकिन एक वो फोबिया होता है ना, फोबिया किस तरह का कि मिर्जा साहब बहुत सारे इनके एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं होते, फिर भी उनको मुतलका इंस्पेक्टर के मनमानियों के ऊपर खड़ा कर दिया जाता है कि दिहाड़ी इनको देंगे। तो मुफ्त की दिहाड़ियां अपने मर्जी के बंदों को जो है वो दी जाती हैं। अब इनको खत्म भी कर दिया जाए, फिर भी इनके पास वो जैकेट जो एफएस वाली मौजूद है वो पहन के किसी भी जगह पे खड़े हो जाएं और पर्चियां देना शुरू हो जाएं। अब इंतजामिया किस किस इंसान को और कहां से पकड़ती रहेगी? असल में हमेशा से फील्ड इंस्पेक्टर जो है वो बड़ा अहम होता है किसी भी इदारे का। तो इस मामले के ऊपर जो है अगर ऐसा होता है कि इदारा खत्म होता है तो यकीनन इसके ऊपर एक ठोस हिकमत अमली बनानी पड़ेगी, और मीडिया के जरिए और सिटी 41 के जरिए बताना पड़ेगा कि भाई एफएस पार्किंग अब एग्जिस्ट नहीं कर रही। लेकिन ये तो अभी बातें जो है वो कबल वक्त हैं। जिस तरफ आपने बात की कि पर्ची दी, दिलचस्प बात यह है कि बहुत सारी पार्किंग साइट्स के ऊपर पर्ची नहीं दी जाती। जब आप पर्ची लेने जाएं तो कहने कोई नहीं ठीक हो गया। तो आप जब मोटरसाइकिल निकालने के लिए आते हैं तो कहते हैं भाईजान 10 रुपए 20 रुपए। तो इस तरह कुछ होता है। तो मामला यह है कि इस मामले के ऊपर भी जो है अगर जिला इंतजामिया पार्किंग कंपनी बच जाती है और कोर्ट ऑर्डर रहते हैं कि भाई तमाम तर ग्रीन बेल्ट्स को खाली करवाना है उसकी सही सूरत हाल में, सही शक्ल में, तो वहां से तमाम पार्किंग साइट्स जो हैं वो खत्म होंगी। नतीजा ये निकलेगा कि पार्किंग कंपनी के लिए भी पार्किंग साइट्स नहीं होंगी और फैसलाबाद में पार्किंग का एक नया बहरान जो है वो पैदा हो सकेगा, और जो पार्किंग के पहले मसाइल हैं उनमें शिद्दत आएगी। तो इंतजामिया को, कोर्ट को और मुतलका इदारों को अब इस मामले के ऊपर जो है वो देखना होगा कि अगर तजावजात खत्म करके, पार्किंग खत्म करके और ग्रीन बेल्ट्स को बहाल करना है तो फैसलाबाद शहर की शक्ल क्या होगी, और जो चीजें वहां पर मौजूद हैं उनको कहां पे ले जाना होगा। उसमें मैं दो चार बातें डिस्कस करता हूं कि अलाइड मोड के ऊपर जो ट्रैफिक सेक्टर का दफ्तर है अगर वहां से खत्म करेंगे तो ट्रैफिक सेक्टर के लिए वहां पर कोई भी सरकारी अराजी नजर नहीं आ रही, मां सवाए वहां पर पीएमसी के पास, एफएमयू के पास, तो उनको वहां से जगह लेनी पड़ेगी। इसके साथ साथ मैं डी ग्राउंड की बात करता हूं। जो ट्रैफिक सेक्टर का दफ्तर है वो ट्रैफिक सेक्टर का दफ्तर कहां जाएगा, झंग रोड का ट्रैफिक सेक्टर का दफ्तर कहां जाएगा, और इसी तरह दीगर ट्रैफिक सेक्टर के दफ्तर कहां जाएंगे। एक मसला तो ये ट्रैफिक सेक्टर के दफ्तर का हो गया। अच्छा, दूसरा मसला ये है कि वहां पर अगर सर्कुलर रोड को ही हम बहाल करते हैं, पार्किंग कहां जाएगी। हम कोहिनूर सिटी के बाहर पार्किंग खत्म करके वहां पर ग्रीन बेल्ट्स डेवलप करते हैं, पार्किंग कहां पे जाएगी। डायनेस्टी के बाहर पार्किंग खत्म होगी तो पार्किंग कहां जाएगी। निजी कॉलेजेस के बाहर पार्किंग खत्म होगी तो पार्किंग कहां जाएगी। ये तमाम तर चीजें जो हैं अभी संजीदगी से उनको देखना पड़ेगा। अच्छा, एक और बहरान जो है वो जन्म लेगा, उसमें यह है, मैं फर्ज करता हूं कि एक बैंक है, बैंक के बाहर 5 फुट की पार्किंग है, 8 फुट की या 10 फुट की पार्किंग है। हमने 8-10 फुट की पार्किंग बहाल कर दी। अब जो बंदा वहां पे बैंक में जाना चाहेगा वो किस रास्ते एंटर होगा? क्या उसके लिए हम वो वहां पर स्लाइड बनाएंगे, क्या करेंगे? तो इसके लिए अब तमाम इदारों में जो है अभी अभाम पाया जा रहा है कि यहां पर हमने क्या करना है, और जो मुख्तलिफ जगहों पर निजी
ताजर बैठे हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बैठी हुई हैं, उनके लिए भी एक मसला पैदा हो रहा है कि अब ऑपरेशन के बाद सूरत हाल क्या होगी। अच्छा, एक और मामला ये है कि सही मालूमात और सही डाटा मौजूद नहीं कि यहाँ पर रोड की चौड़ाई कितनी है और यहाँ पर पार्किंग कितनी, वो ग्रीन बेल्ट कितनी है। चीजों का तयन नहीं किया गया, उनका तयन किया जाए जगहों का, तो उससे काफी मामला जो है वो बेहतर हो सकते हैं। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ रमजान मिर्जा मौजूद है। मजीद सवालात जो हैं मिर्जा साहब से करेंगे। मिर्जा साहब, पिछले दिनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MPA जो हैं फिरदौस राय हमारे शो के अंदर आई थी और उन्होंने कहा था मेरे पास प्रूफ मौजूद हैं, और बड़े बावसूख तरीके से उन्होंने इस चीज़ का जवाब दिया। उनका कहना था कि साबिक DG PHA जो हैं उनको करप्शन की बुनियाद पर हटाया गया और बिलबोर्ड्स के मामले के ऊपर उन्होंने करप्शन की थी। ये ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ये बात की थी। मैंने दोबारा जब उनसे गुजारिश की कि मैडम आप डायरेक्ट करप्शन का इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा रही हैं, कहती मेरे पास प्रूफ मौजूद है, जब की करप्शन है तो करप्शन के ऊपर ही उनका ट्रांसफर हुआ है। इसमें कितनी सदाकत है? बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने करप्शन के ऊपर एक बंदा जो है वो फारिग किया, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात भी ये है कि एक बंदा ये फर्ज कर लें कि वो SHO है और उसने करप्शन की तो आपने उसे DSP लगा दिया। ये मेरा फिरदौस साहबा से सवाल है कि बजाय इसके कि आप उसे OSD बना के कहीं दूर फेंकते, उसे भिजवाते कि भाई किसी गंदी पोस्ट पे जाओ और वहां पे जो आपने करप्शन किया है उसका खमियाजा भुगतो, आप उसे एडिशनल सेक्रेटरी होम लगा देते हैं और कहते हैं कि भाई आपने करप्शन किया इसलिए हमने आपको बड़ा ओहदा दे दिया। ये हनान सोचने वाली बात ही है। मैं जूनियर रिपोर्टर हूं और मैंने करप्शन की तो मेरे इदारे ने मुझे सीनियर रिपोर्टर बना दिया। ये सोचने वाली बात है कि ये कैसा सवाल है ये, और ये कैसा जवाब है कि भाई उनको हटा दिया। अच्छा, अब बड़ी अच्छी बात है कि आपने करप्शन जो थी वो उनकी सामने लाई और आपने उन्हें भिजवा दिया। तो फैसलाबाद में जो दीगर करप्ट लोग हैं जो लाखों रुपए लेते हैं और जब प्रेशर आता है तो वो पैसे वापस कर देते हैं, तो ये रकम भी 5 लाख है, कुछ 4 लाख रुपए के करीब बताई जाती है, तो उनको आपने फारिग नहीं किया। इससे पहले भी इसी इदारे में करप्शन होती रही, आपने उनको फारिग नहीं किया। ये तो और अगर जो मंजरे आम पर किसी ना किसी तरीके से आ गई, बहुत इससे बड़ी बड़ी अमाउंट्स हैं, बहुत कुछ होता रहा है, मंजरे आम पे ही नहीं, बहुत कुछ होता रहा है और हो रहा है इस वक्त भी, लेकिन उस मामले के ऊपर नहीं। FDA करप्शन गाह है और मौजूदा DG जो हैं वो खासा बेहतर काम कर रहे हैं, चीजों को जो है वो बेहतर बनाने की जा रहे हैं, लेकिन अभी भी करप्शन है, उसके ऊपर कुछ नहीं किया जा रहा। और दिलचस्प बात यह है कि कोई ऑफिसर उन्होंने इससे पहले करप्शन के ऊपर फारिग किया है या बताया गया हो। अब मामला यह है कि आसिफ चौधरी साहब, ऐसे होता है ना मिर्जा साहब, कोई भी नया ऑफिसर किसी नई पोस्ट पे आता है, आते ही थोड़ा स्पार्क दिखाता है और बताता है कि मैं अब आ गया हूं या आ गई हूं। ये हमेशा होता है, ये हमेशा होता है कि जब भी नया थानेदार किसी नए थाने में जाता है तो हलचल मचनी होती, वो जाते ही बताता है कि भाई मैं आ गया हूं, ताकि सबको पता चल सके कि मैं आ गया हूं। एक और बात, दूसरी बात यह है कि जब भी आप किसी नई जगह जाते हैं तो आप चाह रहे होते हैं चीजों को स्मूथ लाइन किया जाए और उस स्ट्रीम लाइन पे लाया जाए जिसमें आप चाह रहे हैं, और फिर जब आप उस स्ट्रीम लाइन पे ले आते हैं तो फिर आप भी उसी सिस्टम का हिस्सा बनना शुरू हो जाते हैं। तो आसिफ चौधरी साहब जो हैं वो एक अच्छे ऑफिसर नजर आए। उसकी वजह यह है कि उन्होंने फैसलाबाद के बहुत सारी ऐसी जगह, नेग्लेक्टेड पार्क्स, उनके ऊपर काम किया। करप्शन की है या नहीं की, मुझे इसमें ना लेने देना है, और अगर की है और उन्होंने पकड़ लिया तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है, और अगर उन्होंने करप्शन की है तो उन्हें मीडिया के सामने लाया जाना चाहिए था कि भाई ये उनके करप्शन के पेपर हैं इन्होंने, ताकि सिटी 41 जो है उस मामले के ऊपर उस चीज को जो है वो आवाम के सामने लेके आते कि भाई ये बंदा है, ये करप्ट है। तब तो शो के अंदर मैडम फिरदौस राय ने कहा था मैं जा रही हूं, बस पेपर्स भेजती हूं आपको, उसे चेक कीजिएगा, ये कीजिएगा। तो मेरा ख्याल वो आ गए होंगे पेपर, आप जरूर अगर आए हैं तो वो दिखाइएगा। वही उन्हीं का इंतजार कर रहा हूं। तो फिरदौस राय साहब अगर देख रही हैं तो मैडम से मैं दरख्वास्त करूंगा, मैडम आपके उन पेपर्स का इंतजार किया जा रहा है जो अभी तक पहुंचे नहीं, तो अगर आप ये शो देख रहे हैं तो मुझे वो पेपर्स व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा।
नहीं होना भी चाहिए। लेकिन अब जो मामलात हैं, मौजूदा जो डायरेक्टर जनरल हैं आसमा इजाज, उन्होंने इस मामले को बड़ी संजीदगी से देख रही हैं और ये बात तय है कि जहां जहां सरकार है वहां वहां करप्शन है। और पीएचए में इस वक्त भी बहुत सारी जगहों पे इस तरह के मामला जो थे वो हो रहे थे। जो मौजूदा डीजीपीएचए हैं उन्होंने इस मामले को बड़ी संजीदगी से देखा है और तयन किया जा रहा है कि कौन बंदा क्या कर रहा है। और अगर कहीं पर भी नजर ये आ रहा है कि फंड्स की लीकेज है तो उसको देखा भी जा रहा है। उन्होंने आते ही बहुत सारी गाड़ियों का फ्यूल बंद किया। फ्यूल बंद करने के बाद उन्होंने कहा कि जो ऑलरेडी आपने वो निकलवाया हुआ है उसी में इसको मैनेज किया जाए। और ऐसे तमाम फंड्स, पेटी कैश और इन तमाम मामलात को उन्होंने जो है वो ब्रीक बिनी से देखना शुरू किया है। लेकिन अब दिलचस्प बात यह है कि फैसलाबाद का पीएचए जो है वो भी अब खतरे में है। पीएचए बचेगा या नहीं बचेगा ये आने वाले चंद माह में फैसला हो जाएगा। क्योंकि फैसला क्यों है? खतरे में इसलिए है कि पीएचए की आमदन के दो जराए हैं। एक जो उन्होंने ग्रीन बेल्ट्स कहीं पर रेंट आउट की हुई हैं, ग्रीन डी ग्राउंड में और इसी तरह की दीगर जगहों पर, जिसमें ये ग्रीन बेल्ट जो पंप था ये भी लीज पे था। तो इसी तरह की एक फ्लावर शॉप्स हैं, फ्लावर शॉप्स हैं, ये सारी की सारी ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर हैं या रोड की फुटपाथ के ऊपर हैं। तो अगर एक मामला ये है। अच्छा, दूसरा इनका इनकम का सोर्स है बिल बोर्ड्स। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक बिल बोर्ड्स मुमकिन तौर पर आने वाले दिनों में कारपोरेशन के पास चले जाएंगे। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जो है उनके करोड़ों रुपए जो है वो वसूल करेगा उसके रेंट की माद में, टैक्स की माद में। अच्छा, जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उनके ऊपर कोर्ट का फिर ऑर्डर आ गया कि भाई आप इनको खाली करवाएं। अब दो आमदन के जराए हैं, दोनों खत्म हो गए तो फिर पीएचए की एग्जिस्टेंस जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो अब नजर ये आ रहा है कि शायद जहां पर पार्किंग कंपनी फैसलाबाद की खतरे में है, पीएचए भी इस वक्त जो है वो खतरे में है। क्योंकि अगर कॉर्पोरेशन ले जाता है बिल बोर्ड और ग्रीन बेल्ट्स वापस करनी पड़ती हैं तो पीएचए को अपने तमाम तर मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए हुकूमत पंजाब की तरफ देखना पड़ेगा। और हुकूमत पंजाब 40 करोड़ रुपए के फंड्स के ऊपर पहले ही कट लगाकर 25 करोड़ रुपए कर चुकी है इनके सालाना फंड्स। और जो कह जाती है, जैसे चीफ मिनिस्टर आए थे पिछले दिनों और वो भी नहीं पहुंचते, वो भी नहीं पहुंचते। तो अब मसला होगा पीएचए के लिए कि अगर फंड्स वहां से मिलते नहीं हैं और बिल बोर्ड चले जाते हैं, ग्रीन बेल्ट्स खाली करनी पड़ती हैं, तो पीएचए को बाकी रहने के लिए जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो ये नजर ये आ रहा है कि आने वाले चंद दिन जो हैं और वो बड़े अहम हैं कि पीएचए के साथ क्या होता है, ग्रीन बेल्ट्स की सूरत हाल क्या होगी और ये इर्द गिर्द जो पार्किंग एरियाज हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा। तो ये एक मसला बनेगा हमारे। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा मिर्जा साहब, इसके अलावा अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात की जाए तो इनके पास भी फंड्स कहा जाता है मौजूद है, लेकिन लगाए नहीं जा रहे। इसमें कितनी सदाकत है? 1.25 रुपए से जायद के फंड्स मौजूद थे आज से कुछ 6 माह पहले और लगे तो कहीं नहीं है वैसे, और अभी तक कहीं नहीं लगे। कई एक जगहों पे थोड़े बहुत लगे हैं और तब जब वो सीएम फैसलाबाद आना होता है ना तो कहीं पर पैच वर्क होता है। और दिलचस्प बात यह है कि सीएम गेट से एंटर हो रहे होते हैं और बाहर रोगन वाला रोगन फेर रहा होता है। मतलब 1-2 दिन पहले भी काम नहीं किया जाता कि भाई उनके आने से पहले। तो अब उन्होंने कहा है कि हम इनको डीफ्रीज कर रहे हैं। अब डीफ्रीज करने के बाद तमाम सड़कों का एस्टीमेट बनेगा, जिसके बाद मुमकिन तौर पर उन सड़कों की मुरम्मत हो सकेगी। और अच्छा, यूं नहीं महसूस होता कि ये शायद बजट इसलिए संभाल के रखा गया है कि बल्दियाती इंतखाबात करीब आएंगे तब लगाए जाए? हाँ, बिल्कुल आपने दुरुस्त तरफ इशारा किया। मामला ये है कि ये सोच ये रहे हैं कि 2 चीजें हैं इसमें। सबसे पहले तो ये बात समझने की है कि एक सड़क अगर बनी हुई है और उसके ऊपर थोड़ा सा पैच वर्क करके दोबारा उसको ठीक कर दिया जाता है तो वो नून लीग के खाते में ही आएगी कि नून लीग ने ये सड़कें बनवाई हुई हैं। लेकिन अगर एक सड़क टूट फूट का शिकार हो जाती है, वो बिल्कुल खड्डों की शक्ल नजर आ रही होती है, तो उसके बाद ये पैच वर्क वहां पे करेंगे तो वो सड़क जो है शायद पीटीआई के खाते में पड़ जाएगी। तो नजर ये भी आ रहा है कि बहुत सारे मंसूबों को और बहुत सारी तामीराती कामों को और तरक्याती मंसूबों को इसके लिए भी लटकाया जा रहा है कि वो खाते में जो है वो पीटीआई के खाते में पड़े। एक इस चीज का इंतजार किया जा रहा है। दूसरा, जिस तरफ आपने इशारा किया, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि जिन लोगों ने बल्दियात के इलेक्शन लड़ने हैं फंड्स उनके जरिए दिया जाए और वो जिस चीज तरफ इशारा करें कि भाई इस गली में सोलंग लगा दें, इस गली में नहीं लगाना, कर दें, जिसमें नाली बना दें और इस तरफ कुछ नहीं करना, तो
उनकी मंशा और मर्जी के मुताबिक मुमकिन तौर पर आने वाले दिनों में फंड्स जो हैं वो दिए जाएंगे और जिसका अल्टीमेटली फ़ायदा भी होगा। और जिस तरह ये नज़र ये आ रहा है कि गैर जमाती भी हो सकते हैं, तो नज़र ये आ रहा है कि हुकूमत किसी भी सूरत में चाह रही है कि वो बल्दियात के इलेक्शन जो है वो ना हारे, क्योंकि अगर बल्दियात के इलेक्शन हार गए तो फिर इनके पास हुकूमत चलाने का जवाज़ नहीं होगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नून लीग के बल्दियाती नुमाइंदे पीटीआई के साथ नहीं चल सके थे ना, तो अब ये होगा कि नून लीग या दीगर जमातों के जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं तो फिर इनको किक आउट होना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो तमाम तर काम जो है अपनी मर्जी के मुताबिक करवाएंगे और पीटीआई के अराकीन असेंबली को वोट शायद ना पड़े। अच्छा मिर्जा साहब, गली मोहल्लों के अंदर सेंट्री वर्कर्स काम करते हुए नजर आते थे। जब बल्दियात बहाल था, मुतलका चेयरमैन या काउंसलर उनको उठा के लाता था, हाजिरियां लगाता था, गली मोहल्लों में काम करवाता था। अब वो तमाम के तमाम सेंट्री वर्कर्स कहाँ पे होते हैं, कौन उनसे काम लेता है, किस जगह पे लेता है, कोई इल्म नहीं। कहाँ गए वो सब? वो सारे मुख्तलिफ, कुछ लोग तो घरों में बैठे हुए हैं क्योंकि उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। जब आपके इलाके के चेयरमैन जो थे वो रिपोर्ट करते थे मेयर को, डिप्टी मेयर को, भाईजान बंदा नहीं आया, सफाई नहीं हुई आज, तो फौरी तौर पर कॉर्पोरेशन के सीईओ की सबकी खिंचाई होती थी इस मामले। बंदा फौरी पहुंचता था और ये भी बताया जाता था ये बंदा काम नहीं ठीक कर रहा है, इसे उठा के दूर फेंकें, फला बंदा यहां पे लगा दें, और काम हो रहा था। अब वो तमाम काम जो बल्दियाती नुमाइंदों ने करने होते हैं ग्रास रूट लेवल पे आके, वो फंक्शनल ही नहीं है। और कोरोना की सूरत हाल में अगर यही बल्दियाती निज़ाम फंक्शनल होता तो शायद ये टाइगर फोर्स नाम की फोर्स की भी जरूरत ना पड़ती। वैसे इसने क्या किया है? टाइगर फोर्स के क्या काम थे? एक दो सेमिनार भी मुनक्कद करवाए गए, कोरोना वायरस भी खत्म हो गया, अभी भी काम चल रहा है उनका। कर क्या रहे हैं वो? अल्लाह की रहमत से वो ऐसे है ना कि काम भी कोई नहीं और वो फ्री भी नहीं है, उन्हें कोई काम नहीं है। आप नजर दौड़ा लें। अच्छा, मीटिंग भी होती है, असिस्टेंट कमिश्नर्स ने कुछ मीटिंग्स भी एंगेज की है उनकी और उनसे गुफ्तगू भी की है। जैसे मुझे यूं महसूस हो रहा था बहुत अहम इश्यूज के ऊपर गुफ्तगू की जाएगी, तो मीटिंग्स के अंदर क्या निकला? कुछ भी नहीं। असल में आपको इस बात का तो अंदाज़ा है कि मौजूदा जो हुकूमत है इनमें वोटर्स की सबसे बड़ी तादाद जो है वो यंगस्टर्स की है, यंग लोग हैं। और वो तमाम वो लोग जो कि पिछले 2-4-5 सालों से यूनिवर्सिटीज़ से फारिग हैं, कॉलेजेस से फारिग हैं, वो तमाम लोग जो हैं वो इनका हिस्सा बन गए हैं। और अब उन्हें महसूस ही होता है कि शायद वो ऑन जॉब हैं और उन्हें ये भी महसूस होता है कि शायद टाइगर फोर्स को आइंदा आने वाले दिनों में तनख्वाहें भी दी जाएंगी। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अंडर हैंड उन्हें कुछ ना कुछ नवाजा जा रहा है, लेकिन ये आने वाले दिन बताएंगे। आने वाले दिन बताएंगे जी क्या मामलात हैं और किस तरह से हैं। तो बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब आपका शो के अंदर आने के लिए, और हम चाहेंगे वक्तन फवक्तन आप भी, मैं भी और बाकी हमारी टीम भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों पे जहाँ पे इंक्रोचमेंट है उसको पिन पॉइंट करते रहेंगे ताकि हमारे शहर की इंतजामिया उस पर एक्शन ले सके। तो बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए आपका। तो नाज़रीन, इसी के साथ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, सोशल मीडिया जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जो कि बहुत सारे लोगों को रातों रात काफ़ी ज़्यादा शोहरत दे देता है और बहुत सारा नया टैलेंट है हमारे माशरे का जो कि सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों के सामने आना शुरू हो गया है। कुछ ऐसी वीडियोस मंजरे आम पे आती हैं जिनको देखने के बाद कोई हंसी मजाक की वीडियोस होती हैं जो कि वायरल हो जाती हैं, कोई टैलेंटेड पर्सन्स की, बच्चों की या इसके साथ साथ वुमेन्स की ऐसी वीडियोस होती हैं जो कि वायरल हो जाती हैं। लोग उनको बड़ा सराहते हैं, उनके टैलेंट को बड़ा पसंद करते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के हवाले से हो या फिर किसी फन के हवाले से हो। तो ये वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसे इस्तेमाल किया जा रहा है। और आज के दौर में अगर कोई शख्स कहता है कि उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे वो अपना हुनर लोगों को दिखा सके या अपने आप को मनवा सके, तो ये बात गलत होगी। कुछ भी आपके अंदर हुनर है तो जस्ट एक वीडियो बनाएं और वीडियो बना के सोशल मीडिया के ऊपर डाल दी जाती है। उसके बाद फैसला इस चीज़ का लोगों ने करना होता है कि वो इसको कितना पसंद करते हैं, कितना अपनाते हैं, कितना नहीं अपनाते। तो आज हमारे साथ भी एक नन्हे उस्ताद मौजूद हैं जो कि सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो वायरल होने की वजह से इस कदर ज्यादा मशहूर हो गए कि लोग उनको तलाश कर रहे थे, देख रहे थे, ढूंढ रहे थे उनको कि ये नन्हा क्रिकेटर आखिर है कहां। ये एक ऐसा बैट्समैन था जिसने अपने जो बैट्समैनिंग के जौहर इस तरह से दिखाए कि सोशल मीडिया पे वो क्लिप्स जो हैं वो बहुत वायरल हो गए।
तो मेरी मुराद मोहम्मद अली साबिर से हैं, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। 10 साल के हैं जी, लेकिन इनके बैटिंग स्किल्स को अगर देखा जाए तो अच्छे खासों के छक्के उड़ा देते हैं। तो लोगों ने इनके बैटिंग स्किल्स को बड़ा पसंद किया, और जिस तरह से स्पीड से बॉल आती थी और जिस लाइन और लेंथ के साथ ये खेलते थे, जिस स्ट्रोक के साथ खेलते थे, लोगों ने बड़ा पसंद किया। और उनका कहना था कि ये 10 साल के बच्चे का टैलेंट नहीं लगता, इसको सीखने के लिए कई साल आपको दरकार होते हैं, और उसके बाद जाके आपको इतनी ट्रेनिंग मिलती है, आपको इतना तजर्बा मिलता है, तब जाके आपका इतना हाथ सेट होता है कि आप इस स्ट्रोक के साथ बॉल को जो है वो खेल सकें। तो वेलकम टू द शो मोहम्मद अली, आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। और उनके साथ साथ हमारे साथ मोहम्मद अली के वालिद मोहतरम भी मौजूद है, लेकिन इसके साथ साथ वो डायरेक्टर हैं सईद अजमल इंटरनेशनल क्रिकेट अकेडमी के। तो मेरी मुराद साबिर हुसैन साहब से है, तो वेलकम करते हैं जनाब आपको भी शो के अंदर। तो सबसे पहले मोहम्मद अली साबिर की तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। मोहम्मद अली, क्या कहेंगे आप? आपने वीडियो बनाई एक, और मेरा ख्याल कोई इस इंटेंशन से वीडियो नहीं बनाई गई थी कि उसे सोशल मीडिया पे वायरल किया जाएगा। एक नॉर्मल वीडियो बनाई आपकी बैटिंग करते हुए, और उसको अपलोड कर दिया गया। अपलोड होने के बाद लोगों ने बड़ा उसे पसंद किया, और जब वायरल हुई फिर बहुत सारे लोग आपको मिलने भी आते होंगे, देखने भी आते होंगे कि अली साबिर जो है वो बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं सिटी 41 वालों का थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये शो में इनवाइट किया। तो उसके आगे जो आपने बात की है वो वायरल वीडियो होने की, वो तो मैं बैटिंग करता हूँ अपनी सिर्फ। वो शाम के टाइम जब अकेडमी में बैटिंग करता हूँ, तो फिर उस वजह से वो मेरे बाबा ने वीडियो बनाई तो अपलोड कर दी। अच्छा, मैंने देखा कि 140 की स्पीड पे बॉल था और आपने उसे खेला, पूरा फेस किया। इतनी ट्रेनिंग किस तरह से, मतलब आप ट्रेनिंग कितनी करते हैं? एक्सपीरियंस कैसे आया इतना सारा आपको? मुझे तो मेरे बाबा बैटिंग करवाते हैं रात को, शाम को 2 घंटे। तो इस वजह से बाबा आहिस्ता आहिस्ता बॉल की स्पीड बढ़ाते रहते हैं, और मुझे पता नहीं होता कि मैं कैसे। यानी आपको आहिस्ता आहिस्ता जब बॉल की स्पीड बढ़ती चलेगी, 140 तक पहुंच गई, आप उसे फेस कर रहे थे, लेकिन आपको इल्म नहीं था कि इसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो चुकी। तो फिर इस वजह से मैं आगे बिना डरे खेल रहा था। अच्छा, रोजाना ट्रेनिंग जो होती है आपकी 2 घंटे की होती है? यस, शाम को 2 घंटे की। ठीक है। और सुबह मॉर्निंग में मैं सिर्फ एक्सरसाइज करता हूँ। एक्सरसाइज में रनिंग और स्प्रिंटर वगैरह लगाता हूँ। ठीक है। और एक्सरसाइज भी करवाई जाती है? सुबह को एक्सरसाइज अगर होती है तो शाम को ट्रेनिंग बैटिंग की करवाई जाती है। yes. अच्छा, पढ़ाई पे कोई असर पड़ता है इन चीज़ों की वजह से? पड़ता है पढ़ाई पे, क्योंकि जो एक टाइम क्रिकेट और एक टाइम पढ़ाई पर, पढ़ाई भी बिल्कुल ठीक जा रही है इस टाइम। ठीक जा रही है? क्लास में लाइक हो यानी आप? हाँ जी। तो बाबा की तरफ से डांट नहीं पड़ती अगर नंबर शंबर कम आते हैं तो? नहीं, उनका कहना है कि अब क्रिकेट की तरफ ज्यादा तवज्जो रखी जाए। उनका कहना है कि आज ज्यादा पढ़ाई पे तवज्जो रखी जाए, ताकि अगर मैं नई नसीब में होगा क्रिकेट तो फिर पढ़ाई में तो कुछ बन जाएगा। बिल्कुल, ये बात तो है। आपके पास इल्म एक ऐसा हथियार होता है जिसे आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये ऐसी दौलत होती है जो कि कभी ख़त्म नहीं होती, और जितना इसे खर्च करेंगे उतनी बढ़ेगी। यही इसकी खूबसूरती है। तो हमारे साथ मोहम्मद अली के वालिद मोहतरम साबिर हुसैन साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। साहब, बड़ा आपने ट्रेनिंग चेंज दी है बच्चे को, और सोशल मीडिया पे बड़ा पॉपुलर हो गया। आपकी बनाई हुई वीडियो कई लोगों की फेसबुक वॉल पे नजर आती है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे साथ जब ग्राउंड में आता था तो उसको बड़ा शौक था देखने का ना। तो फिर एक दिन ऐसा ही हुआ कि सईद अजमल इसको देख रहा था प्रैक्टिस करते हुए, तो उन्होंने कहा यार इसको क्रिकेट खिलाओ। तो फिर इस पे हमने मेहनत करनी शुरू कर दी। ये माशाल्लाह जब 5 साल का था जब ये ग्राउंड में आना शुरू हो गया हमारे साथ, तो इसने फिर काफ़ी अपने आप को चेंज किए। इसके जो खिलौने थे उसने ख़त्म किए, अपना शौक़ सिर्फ बैट को ही रखा कि मैंने क्रिकेट खेलनी। तो इस वजह से इसने माशाल्लाह मोहम्मद तला टेस्ट प्लेयर उसका भी फेस किया है इसने। तो हमारी जो अकेडमी में जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं उनका सबका ये फेस करता है, उनको खेलता है, बड़े कॉन्फिडेंस से खेलता है। तो इसको सब लाइक भी करते हैं, स्पेशली सईद अजमल जो कि बहुत इस पर मेहनत भी कर रहे हैं और इसको लाइक भी कर रहे हैं। बल्कि इसने सबसे पहले जो क्रिकेट शुरू करवाई है वो सईद अजमल ने ही शुरू करवाई है। इसको खुद से पहले इसको बैट पैड हर सामान दिया है कि आप इसको क्रिकेट को शुरू करो। अच्छा मोहम्मद अली, आप क्या कहेंगे? सईद अजमल जब बॉल करवाते हैं उनकी बॉल बड़ी ट्रिकी होती है और मूव भी बहुत होती है, आप किस तरह से फेस करते हैं?
उनको मैं यानी कि पूरा कॉन्फिडेंस से आके फेस करता हूँ। वो उन्होंने मुझे यानी कि बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है स्पिनर्स को खेलने की, फास्ट को खेलने की। इस वजह से मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आके बॉल की लाइन में आके उसे उनको चौका छक्का लगाया कोई? नहीं, लेकिन कोशिश तो की होगी। कोई उनको नहीं लगाया। बाकी फास्ट बॉलर जितने भी उनको तो मैं इजी कर लेता हूँ। अच्छा, फास्ट बॉलर का ये भी होता है ना कि जब वो स्पीड के साथ बॉल करवाता है तो बच्चा अगर स्ट्रोक के साथ खेल दे तो वो चौका छक्का लगने के चांसेस होते हैं, लेकिन लगा लेता है। स्पिनर के ऊपर जरा जोर लगाना पड़ता है। तो अभी तो मोहम्मद अली जो है वो 10 साल का है, अगर थोड़ा टीनेज में आगे जाएगा, बड़ा होगा तो जरा जोर भी आ जाएगा, फिर चौके छक्के भी लगेंगे। लेकिन अभी बेसिक चीज जो है वो ये है कि आपको बैटिंग को सीखने का मौका मिल रहा है कि किस ट्रिक के साथ आपने खेलना है, किस बॉलर को किस तरह से फेस करना है। अच्छा, ट्रेनिंग में क्या क्या बताया जाता है आपके वालिद मोहतरम की जान से? आप ट्रेनिंग में मुझे बताया जाता है फ्रंट फुट ऐसे खेलना, बैक फुट, कट, पुल, शॉट, ये सारे मुझे मेरे बाबा सर नदीम, सर अशरफ और सर तनवीर शौकत और सर सर सईद, ये मुझे करवाते हैं बैटिंग की। यानी कि बहुत अच्छी ट्रिक दी है इन्होंने मुझे, तो उस वजह से मैं बिल्कुल लेंथ में आके खेलता हूँ बॉल के। अच्छा, इतने कोचेज आपने अपने गिनवाए, आपका फेवरेट कौन सा? मेरे फेवरेट अंकल सईद। सईद सर अजमल। सईद। अच्छा, सईद अजमल की क्या खास बात है जो आपको अच्छी लगती है? यानी कि वो मुझे बहुत अच्छा गाइड करते हैं, हर बात जो पूछूं वो मुझे इजी बताते हैं पूरे, यानी कि मुझे तवज्जो से बताते हैं, हर तवज्जो में एक तरफ रखते हैं। ठीक है, चलें जी, साबिर हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। साहब, कितने बच्चे हैं जो कि इस वक्त सईद अजमल अकेडमी के अंदर जेर तालीम है और सीख रहे हैं ये स्पोर्ट्स जो है? तकरीबन डेली 100 बच्चा आ जाता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो हमारे पास तकरीबन 8-10 विकटें हैं जो हम लोगों ने तैयार की हुई हैं, उस पर हम लोग बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं। खैर अभी तो कोरोना वायरस की वजह से बंद था, अभी दोबारा ओपन हो रहा है इंशाल्लाह ताला। तो उम्मीद है कि ये 1-2 दिन में ओपन हो जाएगा सारा कुछ, तो फिर हम इंशाल्लाह ताला इसको प्रैक्टिस करवाएंगे बच्चों को। आप समझते नहीं है कि फैसलाबाद में क्रिकेट के ग्राउंड जितने होने चाहिए उसके मुकाबले कम तो नहीं, मेरा ख्याल ना होने की बराबर है? फैसलाबाद में ग्राउंड तो सिर्फ ये फिंगर पे गिन सकते हैं आपको, 2-3 ग्राउंड है सिर्फ फैसलाबाद में। हालांकि और ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, तीसरा बड़ा शहर है, यहाँ पे ग्राउंड्स होने चाहिए। तो मेरा ख्याल में कि जो डीसीओ साहब हैं उनको भी चाहिए कि ग्राउंड अवेलेबल करें सबको। एसोसिएशन, जो क्रिकेट की एसोसिएशन है, उनको भी चाहिए कि इस काम में लगें ताकि ग्राउंड आबाद हो। ग्राउंड बनेंगे तो प्लेयर आएंगे। अच्छा, अंडर 16 से कितने बड़े जो बच्चे हैं, 16 से ज़रा बड़े होते हैं, जो कितने बच्चे हैं जो कि वहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं? हमारे पास अंडर 13 की टीम है अकेडमी में, अंडर 16 की टीम है, अंडर 19 की टीम है। ये हमारी 3 टीम है, उसके बाद ओपन टीम आ जाती है। ठीक है, हमारे अलग-अलग ग्रुप बने हुए हैं। हमारे वो कोचेज़ हैं, नदीम अफजल साहब, तनवीर शौकत साहब और वो अशरफ साहब, वसीम हैदर साहब, ये हमारे वहाँ पे कोचिंग आके करते हैं, बच्चों को क्रिकेट सिखाते हैं आके। वो अशरफ साहब और तनवीर शौकत साहब, वसीम हैदर साहब, ये प्रोफेशनल कोच हैं, पीसीबी की तरफ से ये कोचिंग करते हैं। लेकिन हमारी इधर आके अकेडमी में ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग करते हैं, तो ये करते हैं। और नदीम अफजल साहब ये भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं और ये हमारी टीम के ये अकेडमी के मुस्तकिल ये कोच हैं। ये टैलेंट हंट किस तरह से करते हैं आप? टैलेंट हंट हमने किया था पहले इधर डीसीओ साहब के साथ मिलकर, मेंगल साहब के साथ। तब हमने ये मेंगल साहब के साथ, मेरा ख्याल ये तो फिर काफी पुरानी बात है। तो इतने अरसा में कोई नया प्लेयर आया ही नहीं, बना ही नहीं, आपने ढूंढा ही नहीं? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना, उसके बाद हमारा पहले मेरी यूनिवर्सिटी में अकेडमी थी ना, तब हमने टैलेंट हंट ये प्रोग्राम रखा था। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो जिसकी वजह से ये शहबाज शरीफ पार्क उन्होंने हमें दी है, वो अभी तैयार हो रही है, अभी हम कंप्लीट हुई है। तो अब हम दोबारा यानी कि टैलेंट प्रोग्राम रखने लगे। तो पहले हमने जब टैलेंट प्रोग्राम रखा था तो उस वक्त तकरीबन 5000 बच्चा आया था, वो अकबार स्टेडियम में हमने ट्रायल लिए थे और उस ट्रायल को हमें पूरे 8 दिन लगे थे। सिलेक्शन कितनों की हुई थी? सिलेक्शन हुई थी वहाँ पे तकरीबन 80 बच्चों की। अच्छा, 5000 में से 80 बच्चे हमने सिलेक्ट किए थे। उनको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा 1 महीना उनको ट्रेनिंग करवाई, फिर उसमें से टीमें बना के उनका टूर्नामेंट करवाया। फिर उसमें से जो बच्चे सेलेक्ट हुए उनको अभी तक, आज तक वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे तो पास वो खेल रहे हैं। हमारी अकेडमी की तरफ से वो आसफ अली, ये भी हमारी अकेडमी में आके प्रैक्टिस करता है, ये भी उधर से खेलते हैं। वकास मकसूद जो पाकिस्तान खेला है वो भी अकेडमी की तरफ से खेलते हैं। अब हम अहमद सैफ़ी लड़का PSL खेला है, वो हमारी अकेडमी का ही प्लेयर है। तो इस तरह अकेडमी में सईद भाई काफ़ी ज़रा मेहनत कर रहे हैं और लड़कों को गायब आगे उनकी अप्रोच भी करते हैं, उनको चांसेस भी दिलवाते हैं। अब डिपार्टमेंट में हमारे काफ़ी प्लेयर्स हैं माशाल्लाह अकेडमी के।
तो आने वाले दिनों में क्या देखते हैं कि कितने प्लेयर्स हैं जो कि आपकी एकेडमी में मौजूद हैं जो नेशनल लेवल पे खेल सकते हैं या इंटरनेशनल लेवल पे? जी, हमारे एकेडमी में माशाल्लाह, मैं अपनी एकेडमी की बात भी करूंगा, फैसलाबाद की भी बात करूंगा कि एक लड़का अब्दुल समाद है, बड़ा अच्छा बैट्समैन है वो। उसने ये लास्ट ईयर परफॉर्मेंस भी दी थी फर्स्ट क्लास में। उसके बाद लड़का अली शान धोनी है, ये भी बड़ा अच्छा टैलेंटेड प्लेयर है। एक लड़का मोहम्मद सलीम है, वो टैलेंटेड वेरी गुड प्लेयर है वो। ये ऐसे काफ़ी प्लेयर हैं हमारे पास जो आने वाले वक्त में पाकिस्तान खेल सकते हैं। ठीक है, मतलब वक्तन फवक्तन जो है वो ट्रेनिंग तो देते रहते हैं, उनमें से जो चमकते सितारे जरा शाइनिंग स्टार्स होते हैं वो आगे बढ़ते हैं और हर एक ने जगह अपनी तो खुद बनानी होती है और ट्रेनिंग को कौन कितना अब्जॉर्ब करता है ये भी बहुत चीजें इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो हमारे साथ मोहम्मद अली भी मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। मोहम्मद अली, ट्रेनिंग 2 घंटे की आप करते हैं, तो कोई अभी मैच वगैरह में हिस्सा लिया है आपने? बच्चों को चौके छिक्के लगाए हैं आपने? मैंने मैच बहुत ज़्यादा खेले हैं, हर वीक में हमारे 2 से 3 मैच होते थे, उनमें मैं काफ़ी अच्छे रन्स भी करता था। तो एक मैच हमारा हुआ था अपनी अकेडमी में, वो स्कूल के खिलाफ हुआ था, तो उस मैच में मैंने 50 रन्स किए थे। तो अच्छा, कोई वाकया आपको याद हो अपने क्रिकेट के हवाले से? यस, मुझे वाकया था, सेंट्रल पंजाब की टीम आई थी, उसमें कामरान अकमल, वो सारे प्लेयर आए थे ना, तो मैं बैटिंग कर रहा था, तो कामरान अकमल ने मुझे देखा, बहुत यानी कि अच्छा गाइड किया। उसके बाद मैंने बैटिंग की, मैंने जब सामान उतारा तो मैंने ग्लासेस पहने हुए थे, तो सर कामरान अकमल ने मुझे बुलाया और मुझे कहा ये ग्लासेस उतारो। तो जब मैंने ग्लासेस उतारे, उन्होंने मुझे यानी कि डांटा थोड़ा सा, क्या आप सुपरस्टार बन गए हो, जब आप सुपरस्टार बनोगे तब मैं आपको खुद ग्लासेस गिफ्ट करूंगा। तो इस वजह से वो ग्लासेस मैंने उसी टाइम उनके सामने तोड़े थे। अच्छा, मुझे लगा जैसे कामरान अकमल ने आपको बुलाया है और कहा है कि टिकटॉक आप बनाते हैं आपके साथ। अच्छा, वो ग्लासेस, उनके कहने का मकसद ये था कि आप आने वाले दिनों के स्टार हैं, तो जब आप आने वाले दिनों में स्टार बन जाएंगे देन आपको मैं खुद से ग्लासेस जो हैं वो गिफ्ट करूंगा। तो एक मजाक जो है वो उनकी जान से जनरेट किया गया। अच्छा, वैसे आपको प्राउड तो साफ फील होता होगा कि बच्चा जो है टैलेंटेड है, लोग जब इसके टैलेंट की तारीफ करते हैं तो खुशी तो महसूस होती है? खुशी तो डेफिनेट बहुत होती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इस बच्चे की एक चीज़ है कि ये मेहनत बहुत करता है। अब जिस तरह ये लॉकडाउन हुआ था, रमज़ान शरीफ था, इसने अपनी छत पे प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी, जो वीडियो बहुत वायरल हुई है। छत पे इसने बहुत प्रैक्टिस की अपनी। रमज़ान शरीफ में ये रात को यानी कि गलियों में भी अपनी रनिंग कर रहा है। फिर उसके बाद मोहम्मद सलमान अकेडमी में, वो अकेडमी ओपन थी, तो इसने मुझे फोर्स किया बाबा उधर चलें, वहाँ पे प्रैक्टिस करें। तो मोहम्मद सलमान टेस्ट प्लेयर, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ उनको, उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की अब ये लॉकडाउन में। तो उधर इसने प्रैक्टिस भी किया और एक चीज़ के जो फ़ायदा हुआ है इसको कि इसने उधर स्विमिंग भी सीख ली है। स्विमिंग भी सीख ली है। स्विमिंग और एक्सरसाइज इस तरह की जो होती है वो ज़रूरी होती है। एक्सरसाइज को कितना टाइम देते हो आप? एक्सरसाइज तो तकरीबन जो सुबह मॉर्निंग में वो करते हैं वो तो 1-1.5 घंटा करते हैं। और क्या क्या करते हो एक्सरसाइज? उसमें रनिंग करते हैं, 2 बागीजना के 2 ट्रैक है या 1 ट्रैक के चक्कर लगा लेते हैं, तो फिर उसके बाद 20 स्प्रिंटें लगाते हैं, तो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। अच्छा, खाते क्या हो रोजाना आप? डाइट भी जरूरी होती है ना एक्सरसाइज के साथ साथ, और जो स्पोर्ट्समैन होता है उसको तो काफी ज्यादा डाइट कॉन्शियस होना पड़ता है। खाते क्या हो रोजाना? सुबह 1 पराठा और दोपहर को रोटी 2, और रात को भी 1 रोटी। रात को रोटी और सालन जो घर में पका हो। अभी थोड़ा सा जरा बड़ा होगा ना तो फिर इसे डाइट कॉन्शियस आप करेंगे कि वेट ना गेन करे और अपने स्टेमिना को इम्प्रूव करने के लिए जो है वो डाइट को स्पेसिफाई किया जाएगा आपके लिए। अभी इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा साहब आपकी तरफ से? नहीं, डाइट पे पूरा ध्यान है इसको एग वगैरह सुबह लाजमी देते हैं, जूसेस भी देते हैं। तो इसको जब मैं ट्रेनिंग करवा के लाता हूँ ना सुबह बागे जना से, तो फिर इसको जूस वगैरह फ्रेश वो बनवा के देते हैं। फिर नाश्ते में इसको अंडे देते हैं साथ में, तो कभी इसका दिल करता है पराठा खाने तो खा लेता है, लेकिन अंडे ज़रूरी है इसके लिए। आपने टैलेंट इसका पहचाना कैसे? सर, मैं आपसे पहले भी कहा था, मैंने इसका टैलेंट नहीं पहचाना। ये मेरे साथ ग्राउंड में आता था वैसे ही कि मैंने बाबा आपके साथ जाना, तो चलो। तो एक दिन ये वैसे ही बैट पकड़ के खेल रहा था, तो सईद जी मैंने इसको देखा है। कहता यार साहब ये बच्चा तेरा माशाल्लाह ठीक है, अब बड़ा प्लेयर था, बड़ी नज़र थी उसकी। वो कहता है यार इसको ना आप क्रिकेट खिलाओ। मैं कहा यार ऐसे खाम में देख लें, नहीं इसको क्रिकेट खिलाओ। उसने फिर इसको अब सम्मान गिफ्ट किया। पहले कहता ये मैं पहले आपको गिफ्ट कर रहा हूँ, अब आपने क्रिकेट शुरू कर दो। फिर इसने प्रॉपर तरीके से अपने क्रिकेट खेलना शुरू कर दी। फिर सही ने इस पर काफ़ी तवज्जो दी, मेहनत की इस पर, तो जिसकी वजह से इसने माशाल्लाह खेलना शुरू कर दिया। और इसने टूर्नामेंट हुआ था बोड़ा वाली ग्राउंड में,
जिसमें सब, यानी कि मैं भी खेला था उसमें, तो उस टूर्नामेंट में इसकी डेब्यू करवा दिया था। तो इसने माशाल्लाह उसमें 8 रन किए थे, लेकिन रन आउट हो गया था। रन आउट होना जो है वो एक ट्रेजेडी होता जी है हाँ। और इस पे किसी का जोर नहीं चलता। इसके लिए टीम कोऑर्डिनेशन या आपके साथ जो प्लेयर खेल रहा जी होता हाँ। है उसके साथ कोऑर्डिनेशन। उस टीम में मोहम्मद अला भी खेल रहा था, वो बिलाल शाह भी खेल रहा था, खुरम शहजाद भी था, यानी सारे जो फर्स्ट क्लास, अहमद सैफी था जो PSL खेला है, वो सारे प्लेयर खेले थे जिसमें इसने ये खेला है। और इसने उस मैच में ओपन की और 8 रन किए थे, रन आउट हो गया था। अच्छा, ये डिफेंडर के तौर पे खेलता है या अटैकिंग पे खेलता है? मिसबा बनेगा या अफरीदी बनेगा? ये आपने क्या ऑब्जर्व किया? मेरा तो ये है कि माशाल्लाह ये स्ट्रोक प्ले बनेगा, खेलेगा नीचे, स्कोर करने वाला। चलें जी, अली से भी पूछ लेते हैं। अली, आपको क्या पसंद है, किस तरह से खेलना पसंद करते हो आप? मुझे तो ज़्यादा नीचे रूलिंग शॉट पे एक तो रन्स भी हो जाते हैं और आउट होने का कोई चांस नहीं होते। अग्रेसिव होके खेलते हो? यस। यानी आने वाले वक्त का अफरीदी साबित हो सकता है। चौके छक्के लगाने पसंद होंगे आपको? छक्के तो नहीं, बहरहाल चौके में लगाता हूँ ज़्यादा। चौके, यानी इसका ये ज़हन है कि जल्दी आउट नहीं होना। हाँ, आउट नहीं। जिस तरीके से खेलना है ये चाहता है जरा लॉन्ग टर्म चला जाए। तो मेरा ख्याल है आने वाले वक्त में लंबे रिकॉर्ड जो है आपकी तरफ से लगाए जाएंगे, हमारी तो यही दुआ है। तो आप क्या कहेंगे जी, आप क्या देखते हैं इसके अंदर, किस प्लेयर से मुमासलत है इसकी? देखिए, ये अभी छोटा बच्चा है, लेकिन इसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। कोई मैच होता है तो ये इसका ये होता है कि मैंने ओपन जाना है और फेस मैंने करना है। मैंने इसको कहा भी कि तू ऐसा कर, फेस ना किया कर, दूसरे बैट्समैन करता है, तुझे आइडिया हो जाए कि बॉलर क्या है, विकेट क्या है। नहीं बाबा, मैंने फेस मैंने करना। अब इनका माशाल्लाह टूर्नामेंट हो रहा है, हमारी सईद इजमल क्रिकेट अकेडमी जा रही लाहौर में अंडर 14 का टूर्नामेंट खेलने के लिए 7 तारीख को जा रही है, 7 सितंबर को। तो ये माशाल्लाह वो टीम का हिस्सा है। 3 मैचेज हैं वहाँ पे NCA में, अपना LCCA में। तो वो टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, अल्लाह करे कि परफॉर्म करें। इसकी जो वीडियो वायरल हुई थी ना, तो उस वजह से वहाँ पे जो टूर्नामेंट हो रहा है, उनकी इंतज़ामिया ने कहीं से रब्ता करके तो मुझसे रब्ते किए कि बच्चा हमें चाहिए, हमें इसके अपनी तरफ से खिलाने एज ए प्रोफेशनल। तो जब मैंने सईद से बात की तो वो सईद को वो जानने वाले थे, तो सईद ने उनको फिर कहा कि आप हमारा एक बच्चा बुला रहे हैं, हमारी पूरी टीम बुलाओ अकेडमी की, हमारे पास माशाल्लाह ऐसे ही बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, तो आप हमारी पूरी टीम को बुला लो। तो फिर उन्होंने हमारी पूरी टीम सईद इजमल क्रिकेट अकेडमी बुलाई, जो हमने 6 तारीख को जाना है वहाँ पे और 3 मैच खेल के आना है वहाँ पे LCC। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक। हम चाहते हैं आप अपना नाम जो है वो रोशन करें। इसी तरह मजीद गुफ्तगू करेंगे आप लोगों के साथ, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ नन्ना उस्ताद आज मौजूद है, मोहम्मद अली, और जो बड़ा बेहतरीन प्लेयर है क्रिकेट का। गुज़श्ता दिनों के अंदर कुछ अरसा पहले दुबई भी ये जो हैं वो क्रिकेट खेल के आए हैं, तो इस हवाले से भी गुफ्तगू कर लेते हैं। अली, कैसा रहा एक्सपीरियंस दुबई का, जो टूर किया आपने, वहाँ पे जो आपने बैटिंग स्किल्स अपने दिखाए, उस हवाले से हमें बताइए। दुबई गए, बड़ा मज़ा, बहुत अच्छा टूर रहा। स्पेशली वहाँ पे सारे कोचेज मौजूद थे, सर सईद थे, उसके अंकल, उसके आगे अंकल इजाज थे, वो भी यानी कि मेरे कोच ही हैं। बहुत अच्छा यानी कि टूर रहा। वहाँ पे मैच में फील्डिंग करने को मिली और बहुत ज़्यादा यानी कि सीखने को मिला। ठीक है जी, हमारे साथ साबिर साहब भी मौजूद हैं, आपसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। साहब, टूर के हवाले से बताइएगा, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें टूर में सीखने को मिली और कैसा परफॉर्म किया? देखें, ये मैं कहता हूँ कि सईद अजमल की बहुत एफर्ट थी कि उन्होंने सईद अजमल क्रिकेट अकेडमी, जो कि फर्स्ट टाइम फैसलाबाद से या पाकिस्तान से फर्स्ट टाइम ये दुबई के लिए टूर गया, जिसमें हमारे इंडिया के साथ भी मैच था वहाँ पे और UAE की टीमों के भी साथ मैच था। बड़ा अच्छा माशाल्लाह उन्होंने प्रोटोकॉल बहुत अच्छा दिया सईद साहब ने, खुद हमारे साथ वहाँ पे मैच भी खेलें। तो वो हमारा अल्लाह का शुक्र है कि वो टूर बहुत सक्सेसफुल हुआ। और अब हम लोग इंशाअल्लाह ताला ये दिसंबर में साउथ अफ्रीका में जो कि टूर्नामेंट हो रहे हैं पूरे और दुनिया की जो अकेडमीज़ हैं वहाँ पे आ रही हैं, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो सईद में इंटरनेशनल क्रिकेट को उन्होंने बुलाया कि वो हम लोग दिसंबर में वहाँ पे टूर्नामेंट खेलने जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो वहाँ पे टीम्स किस तरह से होंगी, अंडर 19, 16 या किस तरह से? नहीं सर, वो वहाँ पे टीम ओपन होती हैं, तो वो हमारा वो जो सीनियर प्लेयर आते हैं सारे, आसफ अली, वकास मकसूद, खुरम शहजाद, सम्माद, बिलाल शाह, सारे सईद अजमल खुद, तो वो सारे हमारे साथ, फिर वो जो सीनियर प्लेयर हैं वो जाएंगे। उनमें साथ में जो 1-2 बच्चे जो होंगे अंडर 19 के, हम हर अपनी बड़ी टीम में अंडर 19
एक प्लेयर लेते हैं, एक अंडर 16 का, वो हम उनको साथ लेके चलते हैं ताकि इनको भी सीखने को मौका मिले और ये क्रिकेट खेलें। और जब ये आगे आ जाते फिर हर साल कोई एक बच्चा नया हम लोग लेके जाते हैं ताकि उनको भी क्रिकेट ना सीखने को मिले। अच्छा, टैलेंट को पहचानने के लिए टूर्नामेंट्स का इनकाद किया जाता है कोई सईद अजमल अकेडमी की जहाँ? सर सईद अजमल का टूर्नामेंट हम लोग करवाया था, बहुत बड़ा ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट करवाया था फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे उस टूर्नामेंट में तकरीबन 53 प्लेयर्स इंक्लूड मिसबा, हफीज, सारे जितने भी पाकिस्तानी प्लेयर सारे वो टूर्नामेंट खेलने के लिए फैसलाबाद में मौजूद थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग हर साल टूर्नामेंट करवाते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। फैसलाबाद की टीमें लेते हैं, उसमें से 16 टीमें फैसलाबाद की होती हैं, उसमें से एक पूल करवाते हैं, फिर 8 टीमें रह जाती हैं। 8 टीमों के बाद फिर 8 टीमें हम फैसलाबाद से लेते हैं और 8 टीमें हम पूरे पाकिस्तान से लेते हैं, जैसे कराची हो गया, पेशावर हो गया, इनकी टीमें लेते हैं। वो फिर हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में उनका होटलिंग, उनकी ट्रैवलिंग, हर चीज़ सही साहब उसको करते हैं, अफोर्ड करते हैं। तो वो टूर्नामेंट हम लोग कराए। अब हमारा टूर्नामेंट अकेडमी हमारी तैयार हो गई है, अल्लाह का शुक्र है। ये पंजाब गवर्नमेंट का हम लोग शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये हमारी अकेडमी मुकम्मल कर दी, जिसमें लाइट्स भी लग गई हैं, ड्रेसिंग रूम भी तैयार हो गया है। तो हमारे DSO साहब वो भी माशाल्लाह बड़ा इंटरेस्टेड हैं, तो DCO साहब ये भी बड़ा इंटरेस्टेड, और हम लोग इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो गई है। अब ये कोरोना वायरस ख़त्म और जैसे ही हमें इजाज़त देंगे तो हम एक टूर्नामेंट फिर मुनक़द करवाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, कितने फंड्स हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आपकी अकेडमी को मिलते हैं? सर अभी तो हमारे 2-3 मुलाजिम हैं जो गवर्नमेंट हमें दे रही है, ठीक है ना। बाकी तो अभी सईद खुद ही कर रहा है अपनी जेब से ही, क्योंकि जो कोचेज़ की जो तनख्वाह है वो भी सही दे रहा है, जो 1-2 माली मैंने एक्स्ट्रा रखे हुए हैं वो भी सही दे रहा है। लेकिन हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। तो लेकिन अभी सिलसिला शुरू हो रहा है, देखें अभी तो लाइटें शुरू हुई हैं, अभी मैच कोई नहीं हुआ उसमें। तो जैसे जैसे आगे चलेंगे तो फिर देखें गवर्नमेंट हमारे साथ। अच्छा, मैच से कोई अर्निंग कर सकते हैं आप वहाँ से? जी, मैच से जो अर्निंग होती है वो हम लोग उसके DSO के अकाउंट में पैसे भेजते हैं। हमें जो बुकिंग होती है वो डायरेक्ट DSO के अकाउंट में जाते पैसे, हम रसीद ले लेते हैं अपने पास, क्योंकि कल को कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसा वैसा मसला, इसलिए हम लोग ये चेक इन बैलेंस अपने पास नहीं रखा, वो DSO के पास ही है सारा कुछ। लेकिन वो उन्होंने हमें 3 मुलाजिम दिए हुए हैं ग्राउंड के लिए। तो जो बाकी जो कोचेज़ हैं जो कुछ हैं वो सईद अजमल अपनी पॉकेट से खुद करते हैं। अच्छा, इस हवाले से भी बताइएगा कि कोई इंटरनेशनली फंड्स आते हैं आपकी अकेडमी को? जी नहीं, क्रिकेट को सपोर्ट करने नहीं, के? अभी कोई फिलहाल अभी कोई नहीं। यानी कोई किसी भी दुनिया के किसी भी कोने से, किसी मुल्क से फॉरेन फंडिंग नहीं हो रही है नहीं, अभी कुछ नहीं हो रहा, अभी तक कुछ भी नहीं अभी हुआ। तक कुछ नहीं हो तो इस हवाले से कभी सईद अजमल से आपसे गुफ्तगू हुई? सईद से मेरी बात हुई है, लेकिन वो सईद अभी यही कह रहे कि अभी ज़रा इसको स्टैब्लिश होने दें ग्राउंड को, फिर हम मीटिंग करेंगे DCO साहब के साथ कि अब इसको चलाना कैसे। डेफिनेट उसमें खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, ग्राउंड बड़ा है तो उसमें मुलाजिम भी ज़्यादा रखने होंगे, तो फिर उनके साथ वो मीटिंग करेंगे, फिर जो वो बेहतर उसमें निकालेंगे हल, तो फिर उसके बाद भी वो करेंगे। अच्छा, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो कि रोजाना की बुनियाद पे वहाँ पे खेल रहे होते हैं और प्रोफेशनली इस खेल में आना चाहते हैं, इसे खेलना चाहते हैं। तो जब प्रोफेशनली आना चाहते हैं तो 2-4 घंटे की ट्रेनिंग लाजमी होती है और इसके साथ साथ फिर एक्सरसाइज को भी टाइम देना होता है। इतना वक्त दिन में 8 घंटे अगर इसी को दे देंगे तो ना तो वो कोई जॉब कर पाएंगे, ना ही किसी बिजनेस को रन कर पाएंगे। तो उसके लिए बहुत सारे प्लेयर्स को अलाउंसेस भी चाहिए होते हैं। जी हाँ, सईद ने उनके दोस्त हैं मिल ऑनर, उन्होंने जो ऐसे लड़के हैं जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते उनके मंथली उनके पैकेज लगाए हुए हैं, जो डिजर्विंग प्लेयर हैं उनको। हमारे ऑलमोस्ट ज़्यादातर हमारी अकेडमी जो ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर जो बच्चा अफोर्ड नहीं करता उसको सईद ने कभी किसी से वजीफा मंथली मुकम्मल तौर पर ना लगाया हुआ कि ये इसका मंथली ये है, उसको क्रिकेट का सामान, क्रिकेट का सामान, उसके हर चीज़ की सहूलत वो हम लोग अकेडमी में उसको देते हैं। अकेडमी में सहूलत तो हर चीज़ की दे दी है, लेकिन घर को भी चलाना होता है। मतलब उन पैसों से अपनी डाइट पूरी कर लेगा या कोई जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो ले आएगा। जो बच्चा थोड़ा सा ऊपर आ जाता है ना, मतलब कि अच्छा हो जाता है, उसको डिपार्टमेंट मिल जाता है। जब डिपार्टमेंट मिल जाता है तो उसका घर का खर्चा करना शुरू हो जाता है। लेकिन जनाब बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पे आए, कुछ देर डिपार्टमेंट में खेलते हैं, डिपार्टमेंट से अगर आउट हो जाते हैं तो देन वो क्या करेंगे? इस प्रोफेशन को छोड़ तो नहीं सकते आप? सर ये देखिए, ये तो निज़ाम चला हुआ है ना, शुरू से यही निज़ाम चला कि डिपार्टमेंट, अब मैं वापडा में खेलता हूँ, अभी तक भी वापडा में कोच हूँ, वापडा का मैं अब कोच हूँ। पहले मैं खेलता था, अब मैं कोच हूँ, मेरी कन्फर्म जॉब है।
तो डिपार्टमेंट में जो भी बच्चा जाएगा वो कन्फर्म जॉब में हो जाता है। तो जब वो क्रिकेट छोड़ता है तो फिर वो ड्यूटी पे चला जाता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ब्रेक लेंगे एक छोटी सी, तो ब्रेक के बाद इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। तो नाज़रीन ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ साबिर साहब मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। साबिर साहब, एसोसिएशंस गवर्नमेंट की तरफ से, पीसीबी की तरफ से खत्म कर दी गई हैं, शहर के अंदर जो मौजूद थी, उससे कितना नुकसान हुआ है हमारी क्रिकेट को? सर उसमें टोटली नुकसान है क्रिकेट में, क्योंकि अब फैसलाबाद की जितनी आबादी इसमें सिर्फ 1 या 2 प्लेयर टीम में आए, ठीक है, पूरे सेंट्रल पंजाब में। तो अब जो बच्चे जो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं वो किधर जाएंगे? तो इसीलिए इनको चाहिए कि जिस तरह जो पहला सिस्टम था, फैसलाबाद की एक फैसलाबाद बड़ा शहर है, इसकी एक अपनी टीम होनी चाहिए, ठीक है ना। जब इसकी टीम ही नहीं होगी, अब बच्चे जो डिसाइड हो गए, अब यही टाइम है, 1 साल भी ज़ाया हो जाए तो वो नहीं मिलता साथ। तो इसलिए ये क्रिकेट में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जो एसोसिएशन ख़त्म हो गई है, फैसलाबाद की क्रिकेट ख़त्म हो गई। अच्छा, इसके लिए क्या अब नेक्स्ट तरीक़ेकार क्या अपनाना चाहिए गवर्नमेंट को? देखें, अब ये जो अब टीमें बनी हैं, 6 टीमें आपकी बनी है पाकिस्तान की, इसमें उन्होंने उन्हीं लड़कों को फिर दोबारा चांस दिया है कि जो पिछले 2 साल से खेल के आ रहे हैं। अब जो नया बच्चा है, जो टैलेंटेड प्लेयर है, उसने क्रिकेट खेली नहीं है, तो वो अपना कैसे वो शो करेगा? अच्छा, वैसे आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनली जब भी कोई टूर होता है या जो भी कोई टीम जाती है, किसी एक आधे मैच में हर दफ़ा एक आधा नया प्लेयर इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, 10 प्लेयर्स वही रहें, एक नया इंट्रोड्यूस करवा दें, क्या जाए क्या कौन सा फिट बैठ जाए? ये बहुत ज़रूरी है। देखें, रात वो हैदर अली खेला है, लड़का नया लड़का खेला है, उसने पहले मैच में माशाल्लाह 50 कर दिए। जब आप नए लड़के को चांस दोगे तो वो परफॉर्म करेगा। जब आप चांस नहीं दोगे, वही पुराने लड़के सारे खिलाते रहोगे, तो फिर नया टैलेंट तो फिर खत्म हो जाएगा। हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत अच्छा, कितने डिपार्टमेंट्स हैं जो कि यहाँ पे प्लेयर्स ले रही है, और एक डिपार्टमेंट कितने प्लेयर्स ले लेते हैं? देखिए, एक डिपार्टमेंट तकरीबन 25 से 30 प्लेयर ले लेता है डिपार्टमेंट, लेकिन अब तो खैर वो डिपार्टमेंट भी उन्होंने ख़त्म कर दिए। तो हमारा जो फेस्को का डिपार्टमेंट है, ये तो हमारे मैनेजर है अतर अयूब साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उन्होंने स्पोर्ट्स लवर हैं, उन्होंने अभी तक अपने तौर पे फेस्को के जो प्लेयर्स हैं उनको अभी तक फ्री रखा हुआ है, बचाया हुआ है कि कुछ बच्चे ड्यूटी पे चले गए, कुछ अभी तक फ्री हैं। तो शायद कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट्स जो हैं वो प्लेयर्स ले लेती हैं, और एक तरफ कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट्स जो हैं वो प्लेयर्स को फारिग कर रहे हैं, तो आखिरकार प्लेयर जाए कहाँ पे? मैंने आपसे अर्ज की है कि जो प्लेयर फारिग हो जाते हैं वो ड्यूटी पे चले जाते हैं, वो अपनी जॉब करते हैं, फिर अपनी ड्यूटी देते हैं। तो जो ड्यूटी खेल रहे होते हैं वो फ्री होते हैं, वो अपना पूरा दिन अपनी क्रिकेट में ही निकालते हैं। ठीक है, हमारे साथ मोहम्मद अली भी मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। मोहम्मद अली, आपका फेवरेट बैट्समैन कौन है? मेरा फेवरेट बैट्समैन तो बाबर आजम। बाबर आजम, बाबर आजम की क्या खास बात है जो आपको अच्छी लगी? यानी कि वो कवर ड्राइव उसकी बहुत यानी कि अच्छी लगती है, वो रूलिंग शॉट्स खेलता है और ज़्यादा वो चौकी मारता है। ठीक है, और फेवरेट बॉलर कौन सा है? सईद अजमल। सईद अजमल। किसका फेस करने को दिल करता है कि अगर थोड़ा सा बड़ा होता या नेशनल टीम के अंदर होता, तो कौन सा ऐसा बॉलर है जिसे फेस करते आप? इंटरनेशनली अगर देख लिया जाए। इंटरनेशनली अगर देख लिया जाए तो मैं अगर पाकिस्तान से या पूरी दुनिया से? आप पूरी दुनिया से अगर बात करें, किस बॉलर को चौका छक्का लगाना चाहेंगे? मैं मलिंगा। मलिंगा को? अच्छा, उसका बॉलिंग स्टाइल बड़ा डिफरेंट है, और बॉलिंग स्टाइल के साथ साथ उसके बाल भी बड़े थे। एक अपना स्टाइल है, आता है भाग के, और एक डिफरेंट स्टाइल के साथ, उस स्टाइल की वजह से पॉपुलैरिटी वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा उनकी हुई है, और पेस वगैरह भी ठीक है। तो आप उनको फेस करना चाहते हैं और उनको चौका छक्का लगाना चाहते हैं। और अगर नेशनली बात की जाए हमारे पाकिस्तान की, तो किस बॉलर के साथ आप खेलना पसंद करेंगे? मैं नसीम शाह। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा, आगे जाके बैटिंग ही सिर्फ करेंगे या बॉलिंग भी आप? सिर्फ बैटिंग। अच्छा, मेरा ख्याल साबिर साहब का एक और बच्चा भी है, बेटा है, उनकी बॉलिंग बड़ी फेमस है, तो मेरा ख्याल है आने वाली वीडियोस उनकी वायरल होंगी साबिर साहब? उसकी वीडियो वायरल हो चुकी है तकरीबन, माशाल्लाह। वो 7 साल का बच्चा है और कंप्लीट उसका एक्शन है। वैसे ही हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं सलमान की एकेडमी में, तो वसीम हैदर साहब जो हमारे नेशनल सेलेक्टर भी रह चुके हैं और वो कोच भी हैं, हेड कोच भी हैं, तो वो कह रहे, कहते उन्होंने देखा, कहते यार साबिर ये बॉलिंग इसको दोबारा करो, वो फिर दोबारा कराई, वो काफ़ी ज़्यादा वायरल
उसकी वीडियो हुई है, बड़ा अच्छा माशाल्लाह वो बॉलिंग स्टांस है उसका, और 7 साल का पूरा बाजू घुमाता है, पूरा फॉलो थ्रू में हो जाता है। बड़ी अच्छी बात है जी, बच्चों के अंदर ये मुस्बत टैलेंट जो है अगर मौजूद होता है तो उसे दुनिया के सामने लाना चाहिए, दिखाना चाहिए कि हमारे माशरे के अंदर भी ऐसे बच्चे मौजूद हैं जनाब, जो हमारे मुल्क का नाम दुनिया भर के अंदर रोशन कर सकते हैं। तो मुझे ये बताइएगा मोहम्मद अली, बैटिंग के अलावा किन चीज़ों का शौक है आपको? मुझे नात पढ़ने का शौक है। तो जनाब अगर नात पढ़ने का शौक है तो हमें भी सुनाए कोई नात पढ़ के आप। ठीक है। या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे, आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे, सुनने की जो कुव्वत मुझे बख्शी है खुदावन, सुनने की जो कुव्वत मुझे बख्शी है खुदावन, फिर मस्जिद नबवी की अज़ानें भी सुना दे, आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे, हूरों की न उल्मा की न जन्नत की तलब है, हूरों की न उल्मा की न जन्नत की तलब है, मदफन मेरा सरकार की बस्ती में बना दे, आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह जी, बच्चे में टैलेंट तो कूट कूट के भरा है। क्रिकेट के साथ साथ अच्छी आवाज में नात भी पढ़ ली जाती है, तो बड़ी अच्छी बात है जनाब, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, नात भी पढ़ रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं, तो छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है ये। जी माशाल्लाह, इसने उम्रा भी किया हुआ है जी। उम्रा भी किया है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरा ख्याल है वहां का भी कोई ना कोई वाकया होगा जो इसका बड़ा फेमस होगा। वो ऐसा है कि वो तस्बीह पढ़ते हैं लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक, लब्बैक। तो हम लोग बस में जा रहे थे सारे लोग, तो हमारी अपनी फैमिली ज़्यादा थी, तो बाकी दूसरे लोग भी थे, तो वो पढ़ने लगे थे ना मैक में, तो ये पहले वैसे ही पढ़ रहा था, तो जब वो मैक में आदमी पढ़ने लगा तो वो जो बस के दूसरे लोग थे उन्होंने कहा यार आप प्लीज़ ज़रा रुक जाएं, इस बच्चे को ले गया, तो ये फिर आगे गया मैक में, इसने तकरीबन 15 मिनट कंटिन्यू वो तस्बीह पढ़ी है, वो पता नहीं शायद पढ़ के सुना दे आपको। जी जरूर जरूर पढ़ के सुनाए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। भाई जी क्या बात है जी, माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड बच्चा है जी आपका। अच्छा साहब मुझे ये बताइएगा कि ग्राउंड के अंदर 3 तरह के प्लेयर्स होते हैं, एक बॉलर होता है, एक बैट्समैन होता है और एक ऑलराउंडर होता है। टीम के अंदर सबसे ज्यादा डिमांड किस शख्स की होती है? टीम के अंदर सबसे ज़्यादा डिमांड ऑलराउंडर की होती है। ऑलराउंडर की होती है, जो बॉलिंग भी कर लेता है और बैटिंग भी कर लेता है। उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अगर जैसे हमारा फरीदी था, बैटिंग में नहीं कर रहा था, बॉलिंग में कर जाता था, ठीक है ना, कहीं ना कहीं चल जाता है, कहीं ना कहीं वो चल जाता है, तो इसलिए ये होना चाहिए कि बैटिंग के साथ हल्की फुल्की बॉलिंग भी करनी चाहिए, लेकिन एक चीज़ ये होनी चाहिए कि अगर आप बैट्समैन ऑलराउंडर हो तो फिर आपको अपनी बैटिंग पे पूरी तवज्जो देनी चाहिए। जिस चीज़ पे आप मेन हो, फर्ज करो आप बैट्समैन मेन हो, तो आपको उस पर पहले फोकस करना चाहिए, अपने उस पर मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बैटिंग नहीं करोगे, आउट कर जाओगे, तो वो इतनी वैल्यू नहीं होगी उसकी, क्योंकि आप बैट्समैन ऑलराउंडर हो। अगर आप बॉलर ऑलराउंडर हो तो फिर आपको पहले बॉलिंग में तवज्जो देनी चाहिए। एक चीज़ जो कि कंप्लीटली होनी चाहिए प्लेयर में, अगर वो बैट्समैन है तो उसको बैटिंग में पूरी होनी चाहिए, अगर वो बॉलर है तो उसको बॉलर एक्स्ट्रा साथ में होना चाहिए उसके, अगर बैट्समैन साथ बॉलिंग हल्की फुल्की। अच्छा ये बैटिंग तो काफी अच्छी कर लेता है, आपने बॉलिंग की ट्रेनिंग क्यों नहीं दी है? नहीं, ये साथ में थोड़ी सी कीपिंग करता है, कीपिंग करता है, विकेट कीपिंग करता है। विकेट कीपर आप साथ में करवा रहे हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा टैलेंट आपने इसमें इंट्रोड्यूस करवा दिया है। नहीं, वो एक्स्ट्रा टैलेंट ऐसा हुआ कि मैच हो रहा था इसका अभी सलमान अकेडमी में, तो उनके पास कीपर कोई नहीं था, तो उन्हें सलमान ने कहा कि यार कोई कीपर को करेगा, तो ये कहते हैं मैं करूँगा। तो फिर मोहम्मद सलमान खुद भी विकेट कीपर थे, पाकिस्तान की तरफ से खेले हुए, तो उन्होंने कहा चल जरा कर। इसने वो कीपिंग की, माशाल्लाह 3 कैच पकड़े इसने, तो उसने फिर अगले मैच में भी सलमान ने इसको कीपिंग ही करवाई, कहता अब आप इन्हें कीपिंग करनी है, साथ में बैटिंग करो और साथ कीपिंग करो। अच्छा मोहम्मद अली, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? मैं तो एक क्रिकेटर बनना चाहता हूँ फ्यूचर। ठीक है, और किसको फॉलो करते हैं क्रिकेट में अपने स्टाइल को देखते हो? बाबर आजम का तो आपने नाम दिया, लेकिन इंटरनेशनली अगर देखा जाए? मैं सईद अजमल। सईद अजमल को? सईद अजमल तो बॉलिंग में अच्छे हैं, बैटिंग में आप किनको? बैटिंग में तो बाबर आजम। बाबर आजम को। चलें जी, हम ख्वाहिश करते हैं कि आगे जाके मुल्क का नाम आप रोशन करें। तो मुझे ये भी साथ साथ बताइएगा
कि आगे जाके ट्रेनिंग को भी आप इंप्रूव करेंगे? मतलब अगर 2 घंटे की सुबह शाम को करते हैं, सुबह एक्सरसाइज करते हैं 1 घंटे की, तो ट्रेनिंग को इंप्रूव किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, वक्त ज्यादा देंगे इसे? दूंगा। अब मैं सुबह 1 घंटा करता हूँ, 1 या 2 घंटे, तो मैं 2 घंटे 3 घंटे करूँगा, तो फिर शाम टाइम में 3 से 4 घंटे। अच्छा साबिर साहब, ये बड़ा होता है कि बच्चे खास तौर पे जब स्पोर्ट्स की तरफ आ रहे होते हैं, उनको पढ़ाई को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप दोनों चीजें कैसे मेंटेन करवाते हैं? देखिए ये माशाल्लाह स्कूल भी डीपीएस में पढ़ता है ये, तो आपको पता है डीपीएस का एक म्यार भी है। तो ऐसा है कि ये जो लॉकडाउन हुआ है ना, उसकी वजह से इसको काफ़ी फ़ायदा हो गया कि पढ़ाई स्कूल तो नहीं जा रहे थे, तो इसलिए फिर सुबह शाम ये क्लासेस ऑनलाइन हो रही थी, ऑनलाइन हो रही, लेकिन वो 11 बजे इसकी टीचर आ जाती है, तो फिर वो इसको काफ़ी यानी कि मेहनत करवाती है, तो वो घर पे टीचर इसकी आ जाती है इसको पढ़ाने के लिए। तो लेकिन पढ़ाई में माशाल्लाह ठीक है। बैटिंग तो अच्छी है, पढ़ाई में भी अच्छा है? जी पढ़ाई में भी अच्छा है। तो इन फ्यूचर कोई डॉक्टर इंजीनियर देखते हैं इसमें? नहीं, फ्यूचर तो इंशाल्लाह क्रिकेटर ही देख रहे हैं इसको। नहीं, और अच्छा ये भी एक बड़ा हमारे माशरे का अहम मसला है कि हम बच्चे की करियर काउंसलिंग नहीं कर पाते। करियर काउंसलिंग किस तरह से करनी होती है? आपने ऑब्जर्व करना होता है कि बच्चे के अंदर टैलेंट किस चीज़ का है। हम टैलेंट सिर्फ और सिर्फ ढूंढते हैं पढ़ाई के अंदर कि किस सब्जेक्ट में ये अच्छा है, ये नहीं देखते कि बच्चा अगर स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसको उसके अंदर अपनी फील्ड्स बनानी चाहिए। तो साबिर साहब बहुत शुक्रिया आपका आज के शो के अंदर आए। मोहम्मद अली आपका भी बहुत शुक्रिया, आप शो के अंदर आए, और हम दुआ करते हैं कि आगे जाके आप बड़े बैट्समैन बने और पाकिस्तान का नाम दुनिया भर के अंदर रोशन करें। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।